Very good morning, students, to this channel English Essential. This is Gautam Singh, your faculty of English. क्लास 12th RBSc इंग्लिश लिटरेचर में हमारा सेकंड नंबर की जो शॉर्ट स्टोरी है उसका टाइटल है 1 सेंटीमीटर। राइटर है बाई शुमिन। नाम से पता चल जाता है कि एक चाइनीज राइटर है जो कहानी, तो इसीलिए कहानी के जो कैरेक्टर है और कहानी का जो बेस है वो चाइना से ही है और चाइनीज कैरेक्टर ही है। सो 1 सेंटीमीटर का जो टाइटल है, इनफैक्ट जो एक मेजरिंग यूनिट होती है सेंटीमीटर, हमें पता है कि किसी चीज को नापने की बात हो रही है, लेकिन वो क्या है उसके लिए हम कहानी को पूरा जानते हैं। When Tao Ying rides on the bus alone, quite often she does not bother to buy a ticket. हमारी कहानी में दो ही मेन कैरेक्टर है, एक है ताओ यिंग और दूसरा है उसका बेटा शियो ये। तो ताओ यिंग जो लेडी है वो अक्सर जब भी बस में अकेले यात्रा करती है तो वो कभी भी बस का टिकट खरीदने की तकलीफ नहीं करती है, यानी वो टिकट नहीं लेती है। वाई शुड शी, उसका मन अक्सर सवाल करता है उसे टिकट क्यों खरीदना चाहिए। विदाउट हर द बस वुड स्टिल बी स्टॉपिंग एट एवरी स्टॉप। अगर वो टिकट नहीं खरीदती है या नहीं खरीदती है उससे क्या फर्क पड़ेगा, जो बस है वो तब भी हर एक स्टॉप पे रुकेगी। और ड्राइवर एंड ए कंडक्टर वुड स्टिल हैव टू बी एम्प्लॉयड। एक ड्राइवर और एक कंडक्टर, इन दोनों को भी नौकरी पर रखा जाएगा। एंड द सेम अमाउंट ऑफ पेट्रोल यूज, और बस का पेट्रोल भी तो उतना ही जलेगा। तो क्या फर्क पड़ता है कि वो टिकट नहीं भी खरीदे तो उससे कुछ बदल थोड़ी जाएगा। ये उसके मन की एक दलील थी जो अक्सर वो अपने मन को दिया करती थी। क्लियरली ताओ यिंग हैज टू बी एस्ट्यूट। कुल मिला के जो ताओ यिंग थी उसे अपने आप को इस तरीके से मना के रखना पड़ता था। व्हेन द बस कंडक्टर लुक्ड लाइक द रिस्पॉन्सिबल टाइप शी वुड बाय अ टिकट एज सून एज शी गॉट ऑन बोर्ड। लेकिन ऐसा नहीं था। जब भी वो बस में चढ़ती और उसे कंडक्टर कभी जिम्मेदार टाइप का अपनी अच्छे से कर्तव्य पूर्ति करता दिखता, यानी कि वो हर एक यात्री के बस टिकट को अच्छे से चेक कर रहा होता, तो ताओ यिंग बस में चढ़ते ही अपने लिए टिकट खरीद लेती। बट इफ ही अपीयर टू बी कैजुअल एंड केयरलेस शी वुड नॉट ड्रीम ऑफ पेइंग। लेकिन अगर कोई लापरवाह टाइप का, ऐसी आवारा टाइप कंडक्टर होता तो वो कभी भी टिकट खरीदने का सपना तक भी नहीं देखती और नहीं टिकट खरीदती। कंसिडरिंग इट ए स्मॉल पनिशमेंट फॉर हिम, उसे वो दो तरीके से अपने मन को समझा लेती। पहला, अगर कंडक्टर लापरवाह होता और वो टिकट नहीं खरीदती तो ये कहती कि इसके जैसे कंडक्टर के लिए ये एक पनिशमेंट है कि इसकी कुछ सवारियां टिकट ना खरीदे, एंड ए लिटिल सेविंग फॉर हर सेल्फ। और ये भी मान लेती कि ये जो टिकट के थोड़े से पैसे बचे हैं ये उसके परिवार के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करेंगे। इससे हमें पता चलता है उसकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। ताओ यिंग वर्क्स एज ए कुक इन ए कैंटीन ऑफ ए फैक्ट्री। यहां पे साफ पता चल जाता है कि जो ताओ यिंग हमारी मेन कैरेक्टर है वो असल में किसी फैक्ट्री में जो कैंटीन है उसमें कुक का काम करती है। शी स्पेंड्स ऑल डे नेक्स्ट टू एन ओपन फायर। हमेशा एक खुली भट्टी के आगे बैठी रहती है। बेकिंग स्क्रू शेप्ड व्हीट केक्स विद सीसम बटर। सीसम बटर से वो छोटे छोटे केक बनाती है, बिल्कुल ठीक वैसे। स्क्रू शेप्ड का मतलब जैसे क्रीम रोल आते हैं, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार के। यानी जो फैक्ट्री के वर्कर थे वो उसके उन केक्स को खाने के लिए आते थे और फैक्ट्री की कैंटीन में काम करती थी। टुडे शी इज विद हर सन शियो ये। लेकिन आज वो बस में अकेली अपने काम की तरफ नहीं जा रही है बल्कि अपने बेटे शियो ये के साथ है। शी फॉलोज हिम ऑन टू द बस। तो आगे आगे बेटा चढ़ता है, पीछे पीछे मां चढ़ती है। एज द डोर्स शट हर जैकेट इज कॉट। लेकिन जैसी वो बस में चढ़ती है तो लास्ट सवारी वही होती है और उसकी जो जैकेट होती है ताओ यिंग की वो दरवाजे में फंस जाती है। बलूनिंग अप लाइक ए टेंट बिहाइंड हर। बिल्कुल ठीक गुब्बारे की तरह फूल जाती है क्योंकि बस चलती है तो उसके जैकेट में हवा भरने लगती है। शी ट्विट्स दिस वे एंड दैट फाइनली रेंचिंग हरसेल्फ फ्री। वो 2-3 झटके मारती है और अपने जैकेट को दरवाजे की पकड़ से मुक्त करवा लेती है। मामा टिकट्स शियो ये सेज। जैसी बस में चढ़ के वो संभलती है उसका बेटा पुकारता है कि मां टिकट्स, हमारे टिकट्स कहां हैं। चिल्ड्रन आर मोर ऑफन कॉन्शियस ऑफ रिचुअल देन एडल्ट्स। विदाउट ए टिकट इन हिज हैंड the ride does not count as a प्राउड राइट। राइटर यहां पर एक तर्क संगत एक व्याख्या में देते हुए कहता है कि जो बच्चे होते हैं वो बड़ों के मुकाबले कहीं ज्यादा परंपराओं को निभाने वाले होते हैं। अगर हम ताओ यिंग की बात करें तो कभी टिकट खरीदती कभी नहीं खरीदती, लेकिन जो उसका बेटा है शियो ये, वो तो परंपराओं की पूर्ति कर रहा है। उसको तो बस में चढ़ा तो टिकट चाहिए, क्योंकि अगर उस बच्चे के हाथ में टिकट नहीं आएगा तो उसका जो बाल मन है वो कभी भी ये स्वीकार नहीं करेगा कि वो वाकई की बस की यात्रा कर चुका है। तो बस की यात्रा को कंफर्म करने के लिए उसके टिकट पास होना जरूरी है। On the peeling paint of the door, somebody has painted the shape of a pale finger. It points at number 1.10 m. असल में जो बस है, बस के दरवाजे के पास में कोई पीली पुरानी सी पेंटेड किसी ने यूं करके उंगली बना रखी है, जैसे अक्सर बनाई गई होती है बस में। वो होती है बच्चों की हाइट नापने के लिए, और यहां पर बच्चों की हाइट का स्केल था 1.10 मीटर का। यानी अगर कोई बच्चा 1.10 मीटर की हाइट से ज्यादा का है तो उसको टिकट खरीदना होगा, लेकिन अगर उससे कम हाइट का है तो उसे टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी को बच्चे की हाइट लेके
कंफ्यूजन हो तो वो यहां पे जाके नाप सकता है। शियो ये पुश्ड थ्रू, हिज हेयर लुक्स एज फ्लफी एज ए बंडल ऑफ स्ट्रॉ ड्राई एंड विदाउट लस्टर। शियो जो था उसको वहां पर उसकी मां ने ले जाके खड़ा करा उस लाइन के पास में, उस हथेली के पास में, उंगली के पास में दिखाने के लिए कि भाई उसकी हाइट उतनी है कि नहीं है। उसके जो बाल है, यहां पर उसकी बालों की बात हो रही है शियो ये की कि उसके बाल जो है फ्लफी है, यानी ऊपर से ही के कांटों की तरह खड़े हुए हैं, लेकिन बिल्कुल सूखे और बेजान और विदाउट लस्टर, यानी बिना किसी चमक के हैं। एज ए रूल ताओ यिंग इज वेरी केयरफुल विद हर फर्स। यहां पर ताओ यिंग की बात ये हो रही है कि उसकी जो आर्थिक स्थिति है वहां पर हर कोई व्यक्ति अपनी फालतू खर्च नहीं करता, और ताओ यिंग की भी आदत थी कि पैसे सोच समझ के खर्च करती थी, बट शी हैज नेवर स्किम्ड ऑन हर चाइल्ड्स डाइट। लेकिन राइटर यहां पर यह भी हाईलाइट करते हैं कि कभी उसने बच्चे की खुराक को लेकर कोई समझौता नहीं करा, वहां पैसे की कंजूसी वो नहीं करती है। नॉनदलेस द गुडनेस ऑफ हिज फूड रिफ्यूजेस टू एडवांस बियॉन्ड हिज हेयर लाइन। लेकिन न जाने क्यों अच्छा खाना खिलाने के बावजूद, पूरा पोषक भोजन देने के बावजूद उसकी जो तंदुरुस्ती है वो उसकी बालों की सीमा से परे नहीं जा पा रही है। यानी वो शारीरिक रूप से तो अच्छा खासा हट्टा कट्टा दिखता है, लेकिन उसके जो बाल है ना वो बड़े ही चमक विहीन, उनमें चमक बिल्कुल भी नहीं और हमेशा खड़े रहते हैं। एज ए रिजल्ट शियो ये इज हेल्दी एंड क्लेवर बट हिज हेयर इज मैस। तो अच्छे खाने का नतीजा ये है कि उसका शरीर तो अच्छा दिखता है, लेकिन उसके जो बाल है वो वाकई में एक मैस, एक बहुत ही अबड़ा तबड़ी का और खराब काम दिखते हैं। ताओ यिंग ट्राइज टू स्मूथ इट डाउन। तो ताओ यिंग क्या करती है, उसे उस उंगली के पास ले आके खड़ी करती है और अपने हाथों से सहला के उसके बालों को फ्लैट करने की, समतल करने की कोशिश करती है, एज इफ शी वाज ब्रशिंग अवे टॉप सॉइल टू गेट टू ए फर्म फाउंडेशन। वो इतने प्यार से आहिस्ता से अपने बेटे के सर पे हाथ फेरती है जैसे कोई बीज उगाने से पहले अपने नरम हाथों से जमीन को प्लेन करता है। She can feel the softness of her son's skull। जैसी वो बच्चे के सर पे हाथ फिराती है, उसे अपने बेटे की जो खोपड़ी है, जो सर का कंकाल है, उसकी नरमी महसूस होती है, रबरी एंड इलास्टिक टू द टच। छूने से ही एकदम रबड़ की तरह गुदगुदी और इलास्टिक की तरह खिंचावटी महसूस होती है। तब उसे महसूस होता है कि उसके बेटे का सर कितना नाजुक और कितना मुलायम है। अपरेंटली देयर इज अ गैप ऑन द टॉप ऑफ एवरीवन्स हेड वेयर द टू हाल्स मीट। हम सबके सर में बीचों बीच या किसी के दाएं बाएं एक मांग होती है, और मांग हमारे सर के पीछे बीचों बीच सेंटर में जाके एक गोले के रूप में मिलती है। इफ दे डोंट मीट प्रॉपर्ली, तो राइटर यहां पर एक बात बता रही है, वो ये कहती है कि अगर ये बीच में जो गोला होता है यहां पर जाके दोनों लाइनें नहीं मिले, ए पर्सन कैन एंड अप विद ए परमानेंटली गैपिंग माउथ। तो उस आदमी का जो चेहरा मोरा होता है ना वो बिल्कुल भी अच्छा दिखाई नहीं देता। शायद ये कोई चाइनीज मान्यता के अनुसार कोई मान्य बात होगी कि वहां पे अगर सर के पीछे जो ज्वाइंट है, यानी कि जो मांग जा रही है, वो बीच में जाकर नहीं मिले तो शायद उसे अच्छा या खूबसूरत नहीं मानते होंगे, ऐसा मानते होंगे कि उसका चेहरा बिल्कुल भी बदसूरत हो जाएगा और अच्छा नहीं दिखाई देगा। इवन वैन द हेमिस्फेयर्स यानी कि गोलार्ध, जो गोलाइयां होती है, इवन वैन द हेमिस्फेयर्स आर ए परफेक्ट मैच, इट स्टिल टेक्स ए वाइल फॉर देम टू सील। हालांकि अगर सर की जो गोलाई है वो भले ही बराबर हो, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति का टाइम लगता है उस गोले को भरने के लिए। दिस इज द डोर टू लाइफ इटसेल्फ, इट रिमेन्स ओपन, द वर्ल्ड आउटसाइड विल फील लाइक वाटर फ्लोइंग इनटू द बॉडी थ्रू दिस स्लिट। एवरी टाइम ताओ यिंग हैपेंस अपॉन हिज अपर्चर ऑन हर सन्स हेड, शी वुड बी ओवरवेल्म्ड बाय द सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। तो जब कभी भी ताओ यिंग का अपने बेटे के सर पर बने, यानी जो शियो ये था उसके सर पर ये जो मांग जहां पर जुड़ती है, वो जो छेद होता है, वो कुछ जरूरत से ज्यादा बड़ा था और वो अच्छा नहीं दिखता था। तो जब भी उसकी मां की नजर, ताओ यिंग की नजर अपने बेटे के सर के उस छेद के ऊपर पड़ती थी, वो पूरी तरीके से भावनाओं से भर जाती थी और उसे याद आता था कि उसे एक जिम्मेदार मां बनना है और उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस बच्चे को अच्छा बनाने की। इट वॉज शी हु हैड ब्रॉट दिस डेलिकेट क्रिएचर इनटू द वर्ल्ड आफ्टर ऑल। हमेशा उसको ये बात याद दिलाती थी कि ये जो नाजुक प्राणी, ये जो बच्चा पैदा करा है, ये ताओ यिंग की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो इस दुनिया को इस बच्चे को दुनिया में लेके आई है। Although she senses her own insignificant in the world, हालांकि वो हर बार जानती है कि वो इस दुनिया का एक मामूली सा हिस्सा है, एक गरीब, एक निचले परिवार में रहने वाली औरत। That her existence make no difference to anyone else, वो ये भी जानती कि इस दुनिया में उसकी कोई कीमत नहीं है, उसका जो अस्तित्व है उसकी किसी को परवाह नहीं है। She also realizes that to this little boy she is the center of the universe, लेकिन जैसी उसकी नजर अपने बच्चे पर पड़ती है तो उसे बात याद आती है कि भले ही दुनिया को उसकी जरूरत ना हो, लेकिन इस छोटे से बच्चे के लिए, शिव के लिए, वो इस दुनिया का एक मुख्य बिंदु है। उसका पूरी जो बच्चे की दुनिया है वो इसी मां के अंदर समाई हुई है। एंड शी मस्ट ट्राई टू बी द मोस्ट परफेक्ट फ्लॉलेस मदर पॉसिबल। और इसीलिए उसे हर बात यह भी याद रखना होता था कि चाहे कोई भी घटना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे सबसे परफेक्ट और सबसे फ्लॉलेस, बिना किसी गलती के एक बहुत अच्छी मां बनना है।
between Xiaoye's round head and the tip of the painted digits sitting on the height requirement for the ticket rests a beautiful slender finger of Tao Ying. अब यहां पर बात ये हो रही है कि जो वो शियो ये है उसके सर के ऊपर ताओ यिंग ने अपना हाथ रख रखा है और वो उस स्केल पर उसकी हाइट को नाप रही है. जो ताओ यिंग की जो हाथ है उसके नाखून बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन क्यों? सिंस शी इज कॉन्टेक्ट विद ऑयल ऑल डे, क्योंकि वो बेकरी में जहां वो फैक्ट्री के कैंटीन में काम करती है सारे दिन भर वो तेल उसके हाथों में लगता रहता है. हर नेल्स आर शाइनिंग, इसीलिए उसके नाखून चमकदार हैं, गिस्लिंग किसी हीरे की तरह टिमटिमा रहे हैं, चमक रहे हैं. लाइक द स्मूथ कार्व्ड बैक ऑफ ए सी शेल, जिस तरीके से समुद्र में जाए जाने वाले किसी शंख के खोल चमकता है पानी से लगने के बाद, उसी तरीके से ताओ यिंग के नाखून चमक रहे हैं. Xiaoye, you are not quite tall enough, still 1 centimeter away, she tells him softly. स्केल पे नापने के बाद वो बड़े प्यार से अपने बेटे को समझाते हुए कहती है कि Xiaoye, अभी भी 110 सेंटीमीटर होने में तुम्हारा पूरा 1 सेंटीमीटर बाकी है. द ताओ यिंग डज नॉट कम फ्रॉम ए प्रिविलेज बैकग्राउंड. यहां पर ताओ यिंग की आर्थिक स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि वो किसी बहुत पैसे वाले परिवार से नहीं है. एंड हैज नॉट रीड वेरी मेनी बुक्स, और ना ही कोई वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है कि तमीज और शिष्टाचार उसने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से सीखा है. बट शी लाइक्स टू बी जेंटल एंड ग्रेशियस, लेकिन अधिकतम समय में वो भद्र और शालीन बने रहती है. टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर हर सन, सिर्फ अपने बच्चे के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने की खातिर. एंड मेक ए गुड इंप्रेशन, और ताकि अपने बच्चे के ऊपर वो एक अच्छी छवि और एक अच्छा प्रभाव डाल पाए. दिस एलिवेट्स हर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड मेक्स हर फील लाइक एन एरिस्टोक्रेट. जब भी वो कुछ ऐसा करती है अपने बेटे के आगे भद्र और शालीन बने रहने का प्रयास करती है, तो यही वो स्थिति होती है जो गरीबी में और कम पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद उसकी जो सेल्फ वर्थ है, यानी उसकी खुद की जो कीमत है, उसे वो उसी की नजरों में बढ़ा देती है. यानी जो ताओ यिंग है वो अपने आप को बहुत कीमती महसूस करने लगती है और वो अपने आप को एक एरिस्टोक्रेट यानी एक राजसी परिवार की एक भद्र और शालीन औरत मानने लगती है. मामा, आई एम टॉल एनफ, Xiaoye shouts at the top of his wife, stamping on the floor as if it were a tin drum. लेकिन जो अब किसी बच्चे के सामने अगर उसको ये कह दें कि वो बौना है, छोटा है, तो वो कभी मानेगा? तो बिल्कुल भी नहीं मानेगा. तो Xiaoye के साथ ऐसा हुआ. वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मां में लंबा हो, और जोर जोर से अपने जो पांव है वो बस के फर्श पर ऐसे मारने लगा जैसे मानो कोई वो तबला या ढोलक हो. You told me the last time I could have a ticket, the next time this is the next time. You don't keep your words. He look up at his mother angrily. वो घूर के अपनी मां को सर ऊपर करके देखता है और ये कहता है कि तुमने पिछली बार भी कहा था कि अगली बार टिकट दिलाऊंगी, अगली बार टिकट दिलाऊंगी. तो ये ही तुम्हारा अगली बार का अब टाइम है. मुझे टिकट चाहिए. तुम कभी भी अपने शब्दों का सम्मान नहीं रखती हो, तुम अपना वादा नहीं निभाती हो. तो ताओ यिंग लुक्स डाउन एट हर सर. ताओ यिंग अपने बच्चे के जो गुस्सा होके वो कहता है बात, तो वो चीखने चिल्लाने पर अपने बेटे की तरफ देखती है. और टिकट कॉस्ट 20 सेंट्स. आखिरकार क्या कारण है कि जो ताओ यिंग है वो टिकट नहीं खरीद रही है? असल में इस टिकट की कीमत 20 सेंट्स यानी कि 20 पैसे है. 20 सेंट्स इज नॉट टू बी स्कफ्ड एट. हालांकि 20 जो सेंट्स है वो ऐसे नहीं है कि उसको आसानी से ऐसी खर्च कर दिया जाए. क्यों? इट कैन बाय कुकुम्बर, क्योंकि इससे आप एक ककड़ी खरीद सकते हो, 2 टमाटोज, 2 टमाटर खरीद सकते हो, और एट ए रेड्यूस्ड प्राइस 3 बंचेस ऑफ रेडिश. या फिर जो इससे भी अगर 20 को भी हम 15 सेंट्स कर दें तो कम से कम जो 3 गड्डियां हैं वो 3 गड्डियां रेडिश वगैरह की हम खरीद सकते हैं. एंड एनफ स्पिनाच, और उससे भी कम पैसों में यानी 15 सेंट्स के अंदर हम रेडिश खरीद सकते हैं और ढेर सारी स्पिनाच पालक खरीद सकते हैं टू लास्ट 4 डेज. यानी 20 सेंट के अंदर जो ताओ यिंग है वो अपने घर के लिए 4 दिन की सब्जी खरीद सकती है. But Xiaoye's face is raised up like a half-open blossom waiting to receive his promise from the sun. लेकिन उस बच्चे की मासूमियत दिखाने के लिए राइटर कहती है कि Xiaoye का जो चेहरा है वो अपनी मां की तरफ इस तरीके से मुड़ा हुआ था जैसे मानो धरती पे उगा हुआ कोई फूल की कली है जो आसमान सूरज को निहार रही है और उससे कह रही है कि हे भगवान मुझे खिलने का मौका दो. तो वो भी बड़ी उम्मीद से अपनी मां की तरफ नजरें टिकाए के बैठा है. गेट इन, डोंट ब्लॉक द एंट्रेंस, दिस इज नॉट अ ट्रेन वेयर यू स्टैंड फ्रॉम बिजिंग टू बाउडिंग, वी आर ऑलमोस्ट एट द नेक्स्ट स्टॉप, द कंडक्टर बैलोज. इससे पहले कि वो कुछ कहे जो कंडक्टर है वो चिल्ला के कहता है कि भैया तुम लोग रास्ते को रोक के खड़े हो, फटाफट रास्ते से हटो. ये कोई ट्रेन नहीं है कि बिजिंग से लेकर बाउडिंग यानी कि जो 2 स्टेशन है उनके बीच में तुम ट्रेन के बीच में खड़े रहते हो. अगला स्टॉप आने वाला है, सवारियां उतरने वाली हैं, साइड में हटो. नॉर्मली एन आउटबर्स्ट लाइक दिस वुड सर्टेनली हैव डिस्करेज्ड ताओ यिंग फ्रॉम बाइंग ए टिकट. अगर ताओ यिंग अकेली होती, तो राइटर रिमार्क करते हुए कहती है कि अगर ताओ यिंग अकेली होती तो इस प्रकार की जो बदतमीजी कंडक्टर ने अभी चिल्ला के करी है तो वो कभी भी टिकट नहीं खरीदती. बट टुडे शी सेज 2 टिकट्स प्लीज. लेकिन आज क्योंकि वो अपने बेटे के साथ है और बेटा बहुत जिद कर रहा है तो उसने कहा कि कृपया मुझे 2 टिकट दीजिए. द फायरसी कंडक्टर हैज बीडी आईज. जो गुस्से से भरा हुआ कंडक्टर है जो उन दोनों के रास्ते में खड़े होने से पहले
गुस्सा है, वो सिक्योरिटी विभागों से उसकी तरफ देखता है। दिस चाइल्ड इज 1 सेंटीमीटर शॉर्ट ऑफ रिक्वायरिंग ए टिकट, और कहता है तुमने अभी तो नाप के देखा था, तुम्हारा बेटा टिकट के रिक्वायरमेंट से 1 सेंटीमीटर छोटा है, इसके टिकट की जरूरत नहीं है। शाओ ये श्रिंक्स, ही not just 1 but several centimeters. The need for a ticket has all of a sudden become interwoven with the pride of a small child. कंडक्टर की बात सुन के जो शियो ये जो कि ताओ यिंग का बेटा है, वो ऐसा लगता है बेचारा घबरा के और शर्माहट से, उसकी शर्मिंद उसको बिल्कुल अपनी बेइज्जती लगती है कि कंडक्टर जो है उसने भरी बस में उसको 1 सेंटीमीटर छोटा कह दिया। तो ऐसा लगता है जैसे मानो कि जो शियो ये है वो बेचारा मनी मन कई सेंटीमीटर से गड़क गया। राइटर कहता है कि एक 20 सेंट का जो टिकट है वो इस बच्चे के प्राइड, इसके गर्व के बीच में आके खड़ा हो गया है, और उस टिकट का और इस बच्चे के शियो ये के सम्मान का एक अंतर संबंध बन गया है। अगर टिकट नहीं लिया गया तो इस बच्चे का जो सम्मान है सबके सामने धूमिल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। To be able to purchase self-esteem with 20 cents is something that can only happen in childhood. राइडर एक और के बात हमें यहां पर याद दिलाता है कि 20 सेंट में अपने लिए आत्मसम्मान खरीदना, यानी 20 सेंट के एक टिकट से अपने सम्मान को जोड़ना, यह घटना केवल बचपन में ही हो सकती है, वरना एक समझदार आदमी जानता है कि 20 सेंट से कोई सम्मान नहीं जुड़ता है। टिकट खरीदा तो भी ठीक है और नहीं खरीदा तो भी ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पे मामला एक बच्चे से जुड़ा हुआ है, एंड सर्टेनली नो मदर कैन रेजिस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक हर सन हैप्पी। और राइटर यह भी बता दे कि दुनिया में ऐसी कोई मां नहीं है जो भले ही 20 सेंट दिवा दे लेकिन अपने बच्चे के चेहरे पर खुशी ना देखनी चाहे। आई वुड लाइक टू बाय 2 टिकट, शी सेज पोलाइटली। ताओ यिंग दोबारा पोलाइटली कहती है कि मुझे 2 टिकट चाहिए, मैं 2 टिकट खरीदूंगी। शियो ये होल्ड्स द 2 टिकट्स क्लोज टू हिज लिप्स एंड ब्लो मेकिंग ए साउंड लाइक ए पेपर विंड मिल। जैसी ताओ यिंग जो है टिकट खरीद के शियो ये के हाथ में थमाती है, वो बड़ी मासूमियत के साथ उसे अपने होठों पे दबाता है और ऐसे फूंक मारता है जैसे कोई विंड मिल यानी पवन चक्की के पंखड़े आवाज करते हैं। They had entered through the center doors। ये लंबी बस थी, जैसे कि हमारी लो फ्लोर चलती है तो इसके बीच में एक दरवाजा था, और जो ताओ यिंग है वो अपने बेटे शियो ये के साथ इसी सेंट्रल डोर से चढ़ी थी। बट अलाइड टुवर्ड द फ्रंट, और ये जो दरवाजा था यहां से आगे की तरफ बढ़ना था। हियर अनदर कंडक्टर इज पोज्ड टू एग्जामिन देयर टिकट्स। यहां पर एक और कंडक्टर खड़ा था जो कि उतरने से पहले सवारियों के एक बार टिकट फिर चेक कर रहा था। ताओ यिंग थिंक्स दैट दिस मैन कैन बी वेरी ब्राइट, दिस मैन कैन नॉट बी वेरी ब्राइट। ताओ यिंग उसको देखकर ताड़ गई, उसे लगा कि ये जो कंडक्टर है वो ज्यादा समझदार नहीं हो सकता। Ward mother accompanied by a child would try to avoid पेइंग द करेक्ट फेयर। उसने अपने मन में सवाल किया कि ये कैसा बेवकूफ कंडक्टर है, इसमें इतनी समझदारी होगी क्या? ये बात इतनी समझ सकता है कि कोई भी मां ऐसी नहीं होगी कि जब वो अपने बच्चे के साथ हो तो वो किराया बचाने की या फिर गलत किराया पे करने की कोशिश करेगी। कोई भी मां ऐसा नहीं करेगी, वो उचित टिकट खरीदेगी और उचित मूल्य चुका देगी। हाउएवर पुअर she would never have allowed herself to lose face in front of her own son। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो ताओ यिंग है उसने अपने बेटे के सामने अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने दी हो। अपने बेटे के सामने वो इस चीज का बहुत ध्यान रखती है कि उसके हाथ से या उसके मुंह से कोई भी ऐसा शब्द या ऐसी कोई घटना ना निकले जिससे वो अपने बेटे के आंखों में, नजरों में अपने सम्मान को खो दे। She hands over the tickets nonchalantly। वो बड़ी उदासीनता के साथ जो 2 टिकट हैं अपना और अपने बेटे का वो कंडक्टर के हाथ में थमा देती है। The conductor asks, "Are you going to claim this back?" No. In fact, Tao Ying ought to have kept the ticket so that the next time there is a picnic or an outing at work, she could use her bicycle and then claim back the fare with the stubs। यहां पर जो कंडक्टर खड़ा होता है लास्ट में चेकिंग करने वाला, वो गलती से उसको ये लगता है कि गलती से शायद जो ताओ यिंग है उसने उस अपने बच्चे के लिए टिकट खरीद लिया है, तो वो पूछता है कि क्या आप इस टिकट को दोबारा क्लेम करने वाले हो? क्या आपको दोबारा पैसे चाहिए तो बताओ, मैं आपके बेटे का टिकट रख लूं और आपको पैसा वापस कर दूं। लेकिन जो ताओ यिंग है वो तुरंत मना कर देती है कि नहीं, वो दोनों ही टिकट खरीदेगी और वो उन दोनों टिकट को कट कर सकता है। लेकिन राइटर कहता है कि दरअसल जो ताओ यिंग थी अगर वो चाहती तो एक चालाकी कर सकती थी। उसको क्या करना चाहिए था कि इन टिकटों को अपनी जेब में रख लेना चाहिए था बिना किसी चेकिंग के कराए। फिर मान लो कि अगर किसी दिन वो अपने काम पर जाती और काम पर या तो ऑफिस की तरफ से कोई पिकनिक होती या फिर बाहर घुमाने ले जाते, तो वो उस दिन बस से ना जाकर अपने ऑफिस अपनी बाइसिकल, अपनी साइकिल से जाती और ऑफिस जाकर अपने उस टिकट को क्लेम कर लेती, उसका पैसा उठा लेती ये कह के कि वो साइकिल से नहीं बल्कि बस से आई है। बहुत शी एंड हर हस्बैंड आर ब्लू कॉलर वर्कर्स। राइटर बता दें कि असल में इतनी मारामारी क्यों है 20 सेकंड की टिकट को लेकर, क्योंकि असल में जो ताओ यिंग और उसका जो पति है वो दोनों ब्लू कॉलर वर्कर यानी मजदूर वर्ग के लोग हैं। एंड एनी सेविंग वुड हैव बीन ए हेल्प, और 20 सेंट की भी जो एक बचत है वो इस परिवार के लिए बड़े मायने रखती है। बट शियो ये इज ए स्मार्ट बॉय एंड माइट वेल क्वेश्चन हर अलाउड, मामा कैन वी क्लेम बैक दीज टिकट्स इवन व्हेन वी आर ऑन ए प्राइवेट आउटिंग इन फ्रंट ऑफ चाइल्ड? शी वुड नेवर लाइक। लेकिन यहां पर एक खतरा था, अगर मानो कि ताओ
ताओ यिंग वो कंडक्टर के सामने झूठ बोल देती तो उसका जो बेटा था वो इतना समझदार था, भले ही वो कम उम्र का था लेकिन वो इतना समझदार था कि वो पूरे चिल्ला के ऊंचे शब्दों में पूछ सकता था कि मां हम तो अपने निजी पर्पज से घूमने के लिए जा रहे हैं, तब भी क्या हम इस टिकट का क्लेम करके पैसा उठा सकते हैं। और ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो पलट के झूठ बोल दे, क्योंकि अपने बेटे के आगे ताओ यिंग कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। इट इज एग्जॉस्टिंग टू फॉलो रूल्स डिक्टेटेड बाय पेरेंटल गाइड बुक्स ऑल द टाइम। राइटर यहां पर एक फैक्ट बताता है कि जिस अच्छी किताबों में एक अच्छा अभिभावक बनने के लिए जो नियम लिखे होते हैं उनको फॉलो करना असल में बहुत मुश्किल होता है। बट ताओ यिंग इज डिटरमाइंड टू बी द आइडियल मदर। लेकिन ताओ यिंग ने तो मानो कसम खा रखी थी और वो दृढ़ निश्चित थी कि वो एक आइडियल मदर, एक आदर्श मां बनेगी एंड क्रिएट ए परफेक्ट एग्जांपल फॉर हर सन टू लुक अप टू। और अपने बेटे के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेगी ताकि उसका बेटा उस उदाहरण को फॉलो कर सके। शी नीड्स रियली टू काउंटर concentrate living this way is not unlike carrying an audience with you wherever you go। यहां पर जो ताओ यिंग है वो हमेशा इस बात का ध्यान रखती है और इस तरीके से अपने जीवन यापन, अपने जीवन की हर एक क्रियाकलाप को करती है बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे मानो कोई अपने दर्शक को कलाकार साथ लेके चल रहा हो, तो वो हमेशा अपनी कला को अच्छे तरीके से करता है। तो ताओ यिंग भी हमेशा याद रखती है कि वो कोई भी ऐसा काम ना करे, हमेशा वो हर काम ये मान के करती है कि उसका बेटा उसके सामने ही खड़ा है। बट हर एक्शंस आर फुल ऑफ लव एंड टेंडरनेस। हमेशा उसका जो काम करने का कोई भी तरीका होता था वो पूरी तरीके से प्रेम और बड़े ही आराम से और मातृत्व से भरा होता था। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वेन एवर शी ईट्स ए वाटरमेलन इन फ्रंट ऑफ शियोये शी वुड टेक केयर नॉट टू बाइट too close to the rind even though she does not actually think there is much difference between the flesh and the skin। उदाहरण के तौर पर अगर मान लो कभी भी जो ताओ यिंग है वो तरबूज खा रही होती है अपने बेटे शियोये के सामने, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखती कि जो तरबूज का रिंड यानी कि जो छिलका होता है उसके छिलके, हरे छिलके से पहले एक सफेद मोटी लेयर आती है, तो हमेशा ध्यान रखती थी कि अपने बेटे के सामने कभी भी वो उस सफेद वाले हिस्से को खाती नहीं थी, अपना मुंह भी टच नहीं करती थी। हालांकि अगर हम उसके निजी विचार की बात करें तो निजी विचार में यह बात पक्की थी कि उसको कोई भी फर्क नहीं मालूम पड़ता था, यानी कि जब वो तरबूज खाती थी तो उसके लिए तरबूज भी इतना मीठा होता था और उसका छिलका भी इतना मीठा होता था। ट्रू, द स्वीटनेस ग्रेजुअली diminishes as you work your way through the red towards the green, but every part of the melon is equally refreshing। राइटर यहां पे कहता है कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर हम तरबूज के लाल हिस्से को खाते हैं तो मिठास ज्यादा आती है, लेकिन जैसे जैसे हम उसके नीचे के सफेद हिस्से को खाने लगते हैं जो मिठास है वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। लेकिन राइटर कहता है कि तरबूज जो फल है उसमें इतना पानी भरा होता है कि अगर आप उसके लाल हिस्से को खाने के बाद अगर आप उसके व्हाइट हिस्से को भी चबाओगे तो भी वो आपको उतना ही रिफ्रेशिंग तरोताजगी से भरा लगेगा जितना कि उसका लाल और मीठा हिस्सा होता है। इन एनी केस द स्किन ऑफ ए मेलन इज सपोज टू हैव अ बेनिफिशियल कूलिंग इफेक्ट एंड इट इज ऑफन यूज्ड एज मेडिसिन। फिर यहां पर एक और बात बताती है राइटर कि असल में जो सफेद हिस्सा होता है ये भी बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत लाभप्रद होता है शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए। और यहां तक कि वो जो सफेद हिस्सा होता है चाइना में उससे कई प्रकार की जड़ी बूटियां, मेडिसिन, दवाइयां भी बनती हैं। तो यहां पर भले ये सारी बातें हैं जो ताओ यिंग है वो सारी बातें जानती है, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे के सामने वो सफेद हिस्से को गलती से दांत से नहीं काटती है, नहीं खाती है। वन डे शी केम अक्रॉस हर सन ईटिंग अ मेलन इन द सेम मैनर शी डिड। तो एक दिन उसने अपने बेटे को देखा जो उतने ही प्यार से तरबूज को खा रहा था जितने वो तरीके से तमीज से खाती थी। When Xiuye looked up, Tao Ying could see a white melon seed stuck to his forehead। लेकिन जैसे ही ताओ यिंग ने देखा कि उसके बेटे ने अपने सर को ऊपर उठाया तो उसके सर के ऊपर माथे पर उस तरबूज का जो सफेद बीज होता है वो लगा हुआ था। She was furious। उसकी इस बदतमीजी और फूड़पन को देखकर ताओ यिंग गुस्से से भर जाती है। Who taught you to gnaw at a melon like that? उसने कहा कि किसने सिखाया तेरे को मेलन को इस तरीके से चबाना? Are you going to wash your face in it too? क्या आप अपना पूरा मुंह इसके अंदर घुसेड़ देगा धोने के लिए? शियोये वॉज टेरिफाइड। अपनी मां की पहली बार इतने गुस्से भरी डांट को सुन के जो शियोये वो बुरी तरीके से घबरा जाता है। द स्मॉल हैंड होल्डिंग द मेलन बिगन टू ट्रेम्बल। धन्ने से उसके हाथों में जो तरबूज था वो बुरी तरीके से कांपने लगता है। बट द बिग राउंड आईज रिमेन डेफिएंट। लेकिन उसकी जो आंखें होती हैं वो चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि वो ये कहता है, मन ही मन उसकी आंखें कहती हैं कि जब मां तुम इस तरीके से खा सकती हो तो मैं क्यों नहीं खा सकता? अगर तुम पीठ पीछे गलती से सफेद हिस्से को चबा सकती हो तो मैं क्यों नहीं चबा सकता?
यहां पर एक जबरदस्त फैक्ट राइटर हमें बताती है, चिल्ड्रन आर द बेस्ट इमिटेटर्स इन द वर्ल्ड। राइटर कहता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो उस दुनिया के सबसे जबरदस्त नकल उतारने वाले कलाकार होते हैं। फ्रॉम देन ऑन ताओ यिंग रियलाइज्ड दैट इफ शी वांटेड हर सन टू बिहेव एज इफ ही वर ए प्रोडक्ट ऑफ ए कल्चर्ड होम देन शी मस्ट कॉन्सेंट्रेट एंड नेवर फेल इन हर ओन एग्जाम्पल। उस दिन से जो ताओ यिंग है उसने ये बात को अच्छी तरीके से महसूस कर लिया था कि अगर वो चाहती है कि अपने बेटे को वही संस्कार सिखाए जो उच्च वर्ग के लोगों में होते हैं, तो उसे खुद अपने आप को बदलना होगा और उसे हमेशा अपने बेटे के आगे अच्छे उदाहरण देने होंगे और कभी भी उदाहरण देने में उसे असफल नहीं होना होगा। यानी पहले उसे हमेशा आदत डालनी होगी तरबूज को सही तरीके से खाने की और तब जाके वो अपने बेटे को यह बात सिखा पाएगी। दिस वॉज वेरी डिफिकल्ट, हालांकि यह बहुत कठिन है। लाइक शूटिंग डाउन एरोप्लेन विद ए स्मॉल गन बट विद डिटर्मिनेशन शी न्यू दैट नथिंग वाज इम्पॉसिबल। हालांकि ताओ यिंग जानती है कि इतनी गरीबी में रहते हुए अपने बेटे को उतने उच्च संस्कार सिखाना बिल्कुल ठीक वैसा है जैसे एक छोटी सी नन्ही सी बंदूक से हजारों फीट हाइट पर उड़ने वाले हवाई जहाज को मार गिराना। लेकिन वो ये भी जानती है कि एक कठोर दृढ़ निश्चय से कोई भी चीज जो असंभव है वो संभव हो सकती है। विद दिस क्लियर ऑब्जेक्टिव इन माइंड, तो केवल इसी विषय वस्तु को अपने दिमाग में रखकर ताओ यिंग फाउंड हर लाइफ बिकमिंग मोर फोकस्ड मोर चैलेंजिंग। ताओ यिंग ने महसूस कर लिया कि अब उसका जो जीवन है वो कहीं ज्यादा केंद्रित होना चाहिए और बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी रहेगा। टुडे शी इज टेकिंग शिओये टू विजिट ए बिग टेंपल, और आज जब वो अपने बेटे के साथ में बस में सवार है तो वो उसे एक बड़ा मंदिर घुमाने जा रही है। ही हैज नेवर सीन द बुद्धा बिफोर। असल में ये भी बात है कि जो शिओये है उसने अभी तक के अपने बचपन की जिंदगी में कभी भी बुद्धा के मंदिर को पास से नहीं देखा। ताओ यिंग इज नॉट ए बिलीवर, हालांकि यह भी बताते हैं कि ताओ यिंग को धर्मालु व्यक्ति नहीं है, वो धर्म नहीं मानती है। एंड शी डज नॉट इंटेंड टू आस्क हिम टू नो टो दैट इज सुपरस्टिशन द नो। हालांकि वो ये भी जानती है और ये भी मानती है कि उसका जो बेटा है उसे वो मूर्ति के आगे जाकर झुक के और वो अगरबत्ती जलाने के लिए नहीं कहेगी, क्योंकि वो मानती है कि अंधविश्वास है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो चाइना है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां पर कोई भी धर्म वगैरह नहीं माना जाता है। The ticket cost $5 a piece these days. Even temples are run like business. वहां पर जब जाते हैं तो ये भी बात राइटर हमें उल्लेखनीय बता दे कि जो टिकट है वहां का, बुद्धा टेंपल का जो टिकट है वो पूरे $5 का है और $1 में 100 सेंट्स होते हैं और टिकट 20 सेंट्स का था। तो हमें ध्यान रखना है कि एक 20 सेंट के बस के टिकट के लिए अगर इतना मारामारी थी तो जो उसका टेंपल का जो टिकट है वो पूरे $5 का है, यानी 500 सेंट्स का। तो हम समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कर। यहां पर राइटर ये भी बताती है, उल्लेख करती है कि आजकल टेम्पल्स किसी बिजनेस की तरह चलाए जा रहे हैं, यानी कि जो इतना $5 का हैवी टिकट्स रखा गया है। तो ताओ यिंग की नजर में ऐसा है कि अब जो मंदिर है उसको मंदिर की तरह ना होके किसी दुकान की तरह चलाया जा रहा है। सो ताओ यिंग्स टिकट वॉज ए गिफ्ट फ्रॉम लाओ चियांग। लेकिन फिर भी हम ये बात अच्छी तरीके से समझ ले कि जो ताओ यिंग है उसने पहला जो $5 का टिकट है वो उसने खरीदा नहीं है, उसको ये एक उपहार के तौर पर मिला है लाओ चियांग नाम के व्यक्ति से, Who worked at a meat corner। जो लाओ चियांग है वो किसी मीट की दुकान पर काम करता है। द टिकट वॉज वैलिड फॉर ए मंथ। इस टिकट की जो वैधता थी वो पूरे 1 महीने की थी एंड टुडे वॉज द लास्ट डे। और ताओ यिंग जब अपने बेटे शिओये को लेकर आई है, ये उस टिकट की वैधता का आखिरी दिन है। लाओ चियांग वॉज वन ऑफ दोज पीपल हु सीम्ड टू नो एवरीबडी। अब जो ताओ यिंग है वो कैसे लाओ चियांग को जानती है, तो कुल मिला के लाओ चियांग के बारे में राइटर ने यहां पर बता दिया है कि वो एक ऐसा आदमी है जो हर एक को जानता है। इसका मतलब वो बहुत ही सोशेबल आदमी है, सामाजिक आदमी है, सबसे घुलता मिलता है। ऑकेजनली ही वुड प्रोड्यूस अ बैटर्ड कवरलेस ओल्ड मैगजीन एंड से सीन दिस बिफोर। अक्सर वो ताओ यिंग से मिलता है और कभी भी पुरानी फटी हुई एक बिना कवर वाली महीने पुरानी मैगजीन लाकर उसके सामने दिखाते हुए कहता है कि क्या इससे पहले कभी तुमने ऐसी मैगजीन देखी थी। दिस इज कॉल्ड द बिग रेफरेंस। उस बिना कवर वाली पुरानी फटी हुई मैगजीन को दिखा के कहता है कि ये जो मैगजीन है इसे एक बड़ा सम्मान्य अखबार और समाचार के स्रोत के रूप में जाना जाता है, नॉट मीन फॉर द आइज ऑफ कॉमन पीपल। और उस किताब को, मैगजीन को इतना बड़ा चढ़ा के कहता है कि ये सामान्य लोगों के पढ़ने के लिए नहीं होती। ताओ यिंग हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर एंड वंडर्ड हाउ सच ए स्मॉल रैग स्मॉलर इवन देन ए रेगुलर न्यूज़पेपर कुड बी कॉल्ड ए बिग रेफरेंस। जो ताओ यिंग है वो उस मैगजीन को देखकर, जो कि एक अखबार के मुकाबले बहुत छोटी दिखती है, उसको देखकर वो बुरी तरीके से आश्चर्यचकित होती है और सोचती है कि कैसे आखिरकार इस किताब में ऐसी क्या चीज हो सकती है कि अखबार के मुकाबले छोटे होने के बावजूद इसको एक बिग रेफरेंस, एक बड़ा स्रोत कहा जाता है सूचना का।
She asked Lao Chiang, but he seemed confused. उसने लाओ चियांग के सामने भी ये प्रश्न रखा कि भैया ये तो अखबार से छोटी दिखती है, लेकिन वे उसको बड़ा स्रोत क्यों कहते हैं। ये सवाल पूछते ही जो लाओ चियांग है वो भी बेचारा पूरी तरीके से भ्रमित हो जाता है, उसके पास भी इस सवाल का जवाब नहीं है। He said everybody called it that perhaps if you were to take out the pages and laid them flat they would end up bigger than if normal newspaper. It seemed to make sense. अब जो लाओ चियांग है उसे एक्चुअल कारण तो नहीं पता है, लेकिन वो एक बड़ा ही बचकाना सा और एक सीधा सिंपल सा जवाब देते हुए कहता है कि शायद इसलिए उस मैगजीन को बिग रेफरेंस कहते हैं, बड़ा स्रोत कहते हैं, क्योंकि अगर उस मैगजीन के सारे पन्ने निकाल के उसे फर्श पर बिछाया जाए तो वो किसी एक अखबार से 10-20 गुना ज्यादा बड़ी दिखाई देगी। और ये जो उसकी दलील दी गई थी ये ताओ यंग को बिल्कुल सुटेबल लगती है, तो मान लेती है। स्टडीइंग दिस पब्लिकेशन रिटर्न इन लार्ज प्रिंट, ताओ यंग कुड सी दैट इट वाज फुल ऑफ स्पेकुलेशन अबाउट द वॉर इन द मिडिल ईस्ट। ताओ यंग उस मैगजीन को अच्छी तरीके से देखती है, उसमें ढेर सारे खबरें और अंदाजे लगाए गए होते हैं मिडिल ईस्ट में, जो मध्य पूर्व में यानी अफगानिस्तान, इराक, ईरान में जो लड़ाई चल रही है उसके बारे में ढेर सारे स्पेकुलेशन, आइडियाज, विचार दिए गए होते हैं। फॉरमोस्ट ऑन एवरीवन्स माइंड सीम्ड टू बी वेदर द एक्सपोर्ट ऑफ डेट्स फ्रॉम इराक टू चाइना वुड कंटिन्यू एज इट डिड इन द 60s ड्यूरिंग द फेमाइन। उसमें एक दूसरी खबर यह भी थी कि जो चाइना इराक से सन 60 से लेकर आज तक जो खजूर खरीदता आया है, क्योंकि उस समय चाइना में एक फेमाइन भयंकर अकाल पड़ा था, तो चाइना ने जो खजूर की अपनी फसल थी वो चाइना ने इराक से मंगाई थी। तो उसमें सवाल उठाया गया था कि अब तो चाइना सक्षम हो चुका है, तो क्या चाइना को अब भी वहां से इराक से खजूर मंगाने की जरूरत है। In any case, Tao Ying was full of admiration of Lao Ching. जो भी कुछ हो, जो ताओ यिंग थी वो लाओ चिंग के प्रति बड़े पूरी तरीके से सम्मान्य दृष्टि से देखती थी और उसका मन लाओ चियांग के लिए पूरा सम्मान से भरा पड़ा था। In return for her indiscriminate respect, लाओ चियांग decided to reward her with a ticket for the temple. तो इसी सम्मान की खातिर, ये जो बिना किसी भेदभाव का सम्मान वो लाओ चियांग को देती है, तो लाओ चियांग इसी सम्मान की कीमत चुकाने के लिए या इसके एक इनाम के तौर पर वो टेंपल का जो टिकट है वो ताओ यिंग को दे देता है। Is there just the one? Tao asked with not without gratitude but with some uncertainty. तो उसको उसके उस उपहार की खिल्ली या अवज्ञा करने के लिए नहीं, लेकिन जो ताओ यंग है वो एक अनिश्चितता के साथ उससे तुरंत पूछती है कि क्या आपके पास में केवल एक ही टिकट है। Forget your husband. Take your son and open his eyes. Children under 110 centimeters do not need a ticket. तो यहां पर जो ताओ चियांग है वो थोड़ा सा देर के लिए सोचता है, लेकिन वो तुरंत एक जवाब देता है कि चलो अपने पति को भूल जाओ, उसको लेके मत जाना, अपने बेटे को ले जाओ, उसको वो शानदार भव्य मंदिर दिखाओ और उसकी आंखें खोलो कि दुनिया में सुंदर मंदिर भी होते हैं। फिर वो आगे ये भी बताता है कि बच्चे को इसलिए वो ले जा सकती है एक ही टिकट में, क्योंकि 110 सेंटीमीटर से नीचे जो बच्चे होते हैं उनका टिकट मंदिर में नहीं लगता है, उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है। इफ यू डोंट वांट टू से इफ यू डोंट वांट टू गो, सेल इट एट द डोर एंड यू विल अर्न एनफ टू बाय ए कपल ऑफ वाटरमेलन्स। लाओ चियांग हैड ऑलवेज बीन ए प्रैक्टिकल मैन। यहां पर जो लाओ चियांग है वो केवल कोरा व्यवहारिक आदमी नहीं है, बल्कि वो बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही व्यवहारिक आदमी से अलग चीज है। वो इतना सिंपल आदमी है और इतना सटीक आदमी है कि वो ताओ यिंग को साफ साफ ये कह देता है कि अगर तुम नहीं जाना चाहो मंदिर तो कोई बात नहीं, तुम्हारी गरीबी की हालत मैं भी जानता हूं, तुम इस टिकट को $5 के टिकट को बेच सकती हो और उससे तुम लगभग 2 से ज्यादा तरबूज अपने और अपने परिवार के लिए खरीद सकती हो, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। ताओ यिंग decided to take the day off and go on an outing with Xiao Ye. लेकिन जो ताओ यिंग है वो उस $5 के टिकट को बेचने के बजाय ये निर्धारित करती है, डिसाइड करती है कि वो एक दिन की छुट्टी लेके अपने बेटे शियो ये को लेकर मंदिर दिखाने जरूर जाएगी। लेकिन क्यों? क्योंकि वो नास्तिक है, लेकिन फिर भी क्यों लेके जा रही है? इट इज रेयर टू फाइंड सच ए लार्ज पैच ऑफ ग्रास इन द मिडिल ऑफ द सिटी। सिर्फ इसलिए क्योंकि इतना सुंदर घने घास वाला जो गार्डन है वो पूरे शहर में कहीं नहीं है उस बुद्धा टेंपल को छोड़कर। Even before they got there is something refreshing, something green in the air, as if they were approaching a valley or a waterfall. इतना अद्भुत, इतना सुंदर और हरियाली से भरा नजारा है बुद्धा टेंपल का कि अभी बस लगभग मंदिर पर पहुंची भी नहीं थी कि जो ताओ यिंग है उसको बिल्कुल ऐसी ताजगी और हरियाली का एहसास होने लगता है जैसे किसी सुंदर हिल स्टेशन की घाटी या फिर किसी झरने की तरफ जाते हुए होता है। शियो ये snatches the ticket from his mother's hand and puts it between his lips and flies towards the gilded gates of the temple. जैसे ही वो बस से उतरते हैं, शियो ये मजाक से, बड़ी मासूमियत से अपनी मां के हाथों से वो टिकट झपट लेता है और उसे अपने होठों के बीच में दबाता है और बड़ी तेजी से वो जो सजावटी यानी जड़ाऊ गेट था सुंदर, जिसपे अलग अलग प्रकार के पत्थर जड़ के सुंदर बनाया गया था, उस मंदिर के गेट की तरफ तेजी से भागता है।
A little animal rushing to quench his thirst. राइटर इस बच्चे की गेट की तरफ भागने की उत्सुकता की जो तुलना है वो बिल्कुल ऐसे करता है जैसे कोई जंगल में छोटा सा जानवर किसी पानी के स्रोत की तरफ अपनी प्यास बुझाने भागता है. ताओ यिंग suddenly feels a little sad. Is the mere attraction of a temple enough for Xiao Ye to abandon his mother? यहां पर अपने बेटे की इस हरकत को देखकर एक छोटी सी नादानी सा भरा जो सवाल है वो ताओ यिंग के मन में आता है कि क्या एक मंदिर का आकर्षण उसके बेटे के लिए इतना ज्यादा है कि वो अपनी मां को छोड़ के भाग जाए. But almost immediately she vanishes. The thought hasn't she brought her son here today to make him happy. लेकिन अचानक वो अपने इन सारे दुष्विचारों को ये कह के रोक देती है कि क्या आज वो अपने बेटे को यहाँ प्रसन्न करने के लिए नहीं आई है. तो क्या अगर वो अपने बेटे को प्रसन्न करने के लिए आई है तो ये फालतू की बातें सोचना जरूरी है. ये कह के वो अपने इन दुष्विचारों को रोक लेती है. The guard at the gate is a young man dressed in red top and black trousers. जब वो गेट पे पहुंचते हैं तो मंदिर का जो गेट था उस पर टिकट चेक करने के लिए एक व्यक्ति था, एक नौजवान व्यक्ति जिसने रेड कलर की शर्ट और उसने ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी. ताओ यिंग feels somehow that he ought to have been in yellow. ताओ यिंग को लगा कि ये जो कर्मचारी की ड्रेस है काफी विचित्र है, इसे पीले कलर की यूनिफॉर्म में होना चाहिए था, वो ज्यादा सूट करती. दिस यूनिफॉर्म मेक्स हिम लुक समवॉट लाइक ए वेटर. क्योंकि अभी जो उसने ड्रेस पहनी थी लाल शर्ट और काली पैंट वो उसको किसी होटल रेस्टोरेंट के वेटर जैसा दिखा रही थी. Xiao Ye knows exactly what he has to do. Moving amongst the crowd, he seems like a tiny drop of water in the current of a large river. यहां पर Xiao Ye भले ही छोटा है लेकिन वो इतना समझदार बच्चा है कि उसको टिकट के साथ क्या करना है. वो बड़ी तेजी से भीड़ के साथ आगे गेट की तरफ बढ़ता है, बिल्कुल ठीक वैसे जैसे एक छोटी सी पानी की बूंद एक बड़ी नदी से अपना संगम अपना मिलन करने के लिए आगे बढ़ती है. The young man takes the ticket from his mouth. जो नौजवान लड़का गेट पे खड़ा है चौकीदार वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और Xiao Ye के मुंह से वो टिकट ले लेता है. Plucking a leaf from a spring branch. बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे कोई पेड़ की शाखा से किसी हरी पत्ती को आहिस्ता से तोड़ लेता है. ताओ यिंग्स गेज सॉफ्टली एनवेलप्स हर सन. अब यहां पर जो ताओ यिंग जो थोड़ी दूरी पर खड़ी है वो अपने बेटे को दूर से निहारती है और उसकी जो मातृत्व की प्यार से भरी हुई नजर है वो अपने बेटे को चारों तरफ से लपेट लेती है. A strand of silk unwinding towards him. वो अपने बेटे को दूर से बिल्कुल ठीक वैसा बाती है जैसे मानो कोई रेशम की डोरी हवा में इधर उधर हिल रही हो. फॉलोइंग हिज एवरी जेस्चर. उसकी हर एक नजर का जो कोना है वो अपने बेटे की पूरे भाव भंगिमा उसके हाव भाव को निहार रहा है. टिकट The youth in red bars her way with one arm. लेकिन जैसी ताओ यिंग आगे बढ़ती है गेट के अंदर एंटर होने के लिए जो नौजवान लड़का खड़ा है वो अपना हाथ आगे कर ताओ यिंग को आगे बढ़ने से रोक देता है और कहता है टिकट लाइए. His voice was as bitty as if he was spitting out a date stone. उसके मुंह से वो शब्द इतने कठोर और हार्श थे जैसे मानो उसके मुंह से शब्द नहीं बल्कि कोई खजूर की गुठलियां थूक रहा हो. ताओ यिंग points at her son with infinite tenderness. She feels that everybody should see how lovely he is. तो यहां पर जो जैसी वो टिकट की डिमांड करता है ताओ यिंग अपने बेटे की तरफ इतनी मासूमियत और इतनी मातृत्व की भावना से बड़ी दुलार के साथ अपने बेटे की तरफ उंगली कर देती है कि भैया मेरा टिकट उस बच्चे के पास में है. और यहां पर अपने बेटे की तरफ उंगली करते हुए वो इतने प्यार से खोई हुई है अपनी मातृत्व की दुनिया में कि उसे लगता है कि पूरी दुनिया को उसके बेटे को निहारना चाहिए. वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है. आई एम आस्किंग फॉर योर टिकट. द रेड यू डज नॉट बज. लेकिन उसकी इस मातृत्व से और प्यार से उंगली दिखाने से उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता है. वो कड़क कर पूछता है कि मैं आपके टिकट की बात कर रहा हूं. Didn't the child just give it to you? ताओ यिंग voice is peaceful. ताओ यिंग बड़ी शांति से अपनी आवाज में धीरता रखते हुए कहती है कि क्या बच्चे ने अभी आपको टिकट नहीं दिया था? This boy is too young years away from being a father, she thinks. आखिरकार उसकी कर्कश आवाज के बारे में ताओ यिंग थोड़ा सा सोचती है और ये पहचान लेती है कि अभी ये नौजवान लड़का बहुत छोटा है और अभी ये पिता नहीं बना होगा तो इसका बच्चा भी नहीं होगा, इसको पता भी नहीं होगा बच्चों के सामने किस तरीके से बात करते हैं. ताओ यिंग is not working today and is in a really fine mood. She is happy to be patient. ताओ यिंग की एक और बात यह है कि आज वो अपने काम पर नहीं है इसलिए अपनी मेहनत का जिंदगी से थोड़ा सा दूर है और अपने आप को बड़े अच्छे मूड में अच्छे जॉयफुल मूड में महसूस कर रही है. और आज वो अपनी जो धीरता वो इस गार्ड के आगे दिखा रही है उसके शब्दों का बड़ी धीरता से जवाब और बड़ी भद्रता से जवाब दे रही है. ये देखकर उसे बड़ी खुशी होती है. That was his ticket. Now I need to see yours. The youth remains unmoved. लेकिन जो नौजवान लड़का है उसके इस प्यार और शांति भरे शब्दों की कोई वैल्यू नहीं करता है. वो कड़क के दोबारा उससे पूछता है कि वो उस बच्चे का टिकट है. मैं आपके टिकट की बारे में बात कर रहा हूं, अपना टिकट दिखाइए. ताओ यिंग has to pause for a moment before it sinks in. There are two of them and they need a ticket each. अचानक एक झटका लगता है और एक झटके के लिए ताओ यिंग रुकती है और उसका दिमाग उससे कहता है कि हाँ ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है. वो दो जने हैं मां और बेटे तो उनके पास दोनों
के पास एक एक टिकट होना चाहिए। आई थॉट दैट चिल्ड्रन वर एग्जाम, शी इज कंफ्यूज। तो उलझी हुई जो ताओयिंग है वो उलझन भरे लहजे में कहती है कि मुझे यहां पे सोचा था कि शायद बच्चों के टिकट नहीं लगता है। मामा हरी अप, शियोये शाउट्स टू हर फ्रॉम इनसाइड द डोर। थोड़े अंदर गेट तक पहुंच चुका जो उसका बेटा है शियोये, वो चिल्ला के मां को पुकारता है कि मां जल्दी अंदर आओ, मामा इज कमिंग। ताओयिंग शाउट्स बैक। ताओयिंग भी वहीं गेट से खड़े होकर चिल्ला के कहती है बेटा मामा अभी आ रही है, थोड़ा वेट करो। अ क्राउड इज बिगनिंग टू गैदर, so many fishes swarming towards a bright light। जिस तरीके से एक चौंधियाती हुई रोशनी की तरफ तालाब की मछलियां इकट्ठा होती हैं, तो यहां पर भी जो भीड़ खड़ी है वो इस तमाशे को देखने के लिए ताओयिंग के आसपास इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। ताओयिंग स्टार्ट्स टू पैनिक, और जो अभी शांति और गांभीर्य से भरी हुई ताओयिंग थी अब वो भयाक्रांत होने लगती है, घबराने लगती है। शी वॉन्ट्स दिस फ्रेसेस टू एंड, हर चाइल्ड इज वेटिंग टू हर। वो ये चाहती थी कि ये जो बवंडर खड़ा हुआ है ये बवंडर जल्दी से जल्दी थम जाए और वो अपने इंतजार करते हुए बेटे के पास जा पाए। Who told you he does not need a ticket? गरज कर उस गार्ड ने पूछा, किसने तुम्हें कहा था कि इस बच्चे का टिकट नहीं लगेगा? The guard tilt his head, the more onlookers the better। यहां पर जो गार्ड है उसकी एक इंटेंशन थोड़ी सी और यह है कि वो भीड़ को तमाशा दिखाने में इंटरेस्टेड है। वो भीड़ की तरफ अपनी मुंडी को थोड़ा सा सर को झुकाता हुआ कहता है कि किसने तुम्हें कहा था बच्चे का टिकट नहीं लगेगा? It says on so on the back of the ticket। ताओयिंग कहती है कि बिल्कुल ये आपके टिकट के पीछे लिखा हुआ है। Exactly what does it say? The boy is obviously not प्रोफेशनल। लड़का बड़े ही अव्यवसायिक तरीके से, यानी हालांकि वो गार्ड है तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि जो मंदिर में घुसने वाले लोग हैं वो टिकट खरीद रहे हैं और इस तरीके से वो ग्राहक है, लेकिन वो अपने ग्राहकों के साथ बदतमीजी से पेश आ रहा है तो साफ पता चलता है कि वो अनप्रोफेशनल है। तो वो कहता है कि क्या लिखा है जरा बताना। इट सेज दैट चिल्ड्रन अंडर 110 सेंटीमीटर्स डू नॉट हैव टू पे। ताओयिंग इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, शी मूव्स टू पिक अप वन ऑफ द टिकट्स फ्रॉम अ बॉक्स नेक्स्ट टू द गार्ड एंड read out what is printed on the back for all to hear। तो ताओयिंग बड़े आत्मविश्वास से तो भरी होती है क्योंकि वो अभी अपने बेटे की बस के अंदर हाइट नाप के आई है और उसे पता है कि उसका बेटा 110 सेंटीमीटर का नहीं बल्कि 109 सेंटीमीटर का है, पूरे 1 सेंटीमीटर छोटा। तो वो अपने उसी आत्मविश्वास में आगे बढ़ती है और एक गलती कर डालती है। गार्ड के बगल में जो रिजेक्ट करे हुए टिकट्स का ढेर पड़ा होता है जो वो लोगों से ले लेके डब्बे में डाल जाता है, वो तुरंत उसके अंदर हाथ डालती है, एक टिकट उठाती है और पढ़ के सुनाती है। इस पे लिखा है कि 110 सेंटीमीटर के जो बच्चे उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है। स्टॉप राइट देयर, द यूथ हैज टर्न नेस्टी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो गार्ड इसी मौके की तलाश में था। वो बड़ा ही कटाक्ष भरे लहजे में कहता है वहीं रुक जाओ। ताओयिंग रियलाइजेस शी शुड नॉट हैव टच्ड द बॉक्स एंड क्विकली विथड्रॉज हर हैंड। ताओयिंग को तुरंत एहसास होता है कि उस टिकट भरे डब्बे में हाथ डालकर उसने बहुत बड़ी गलती करी है और वो एक झटके से 2 कदम पीछे हट जाती है। So you are familiar with the rules and regulations, are you? Now the young man addresses her with the formal you। यहां पर जो लड़का है अब वो और बदतमीजी पर उतर आ जाता है और ताओयिंग को मैम या मैडम संबोधित करने की बजाय सीधा तू तड़ाके पर यानी यू पे आ जाता है। वो कहता है बोले अच्छा तुम ये कहती हो कि तुम्हें सारे नियम और कायदे अच्छी तरीके से पता है, तुम ये कहना चाहती हो ना? ताओयिंग डिटेक्ट्स द सार्केज्म इन हिज टोन बट शी सिंपली नोट्स। हालांकि जो ताओयिंग है उसके इस बात के अंदर जो ताना है वो उस ताने को ताड़ लेती है, पहचान लेती है, लेकिन फिर भी बड़ी भद्रता और शालीनता से केवल सर हिला के हाँ में जवाब दे देती है कि हाँ मुझे नियम कायदे कानून पता है। वेल योर सन इज ओवर 110 सेंटीमीटर्स ही सेज विद सर्टेनिटी। वो पूरी सतर्कता और पूरी अपनी निश्चितता के साथ कहता है कि तुम्हारा बेटा 110 सेंटीमीटर से ज्यादा का है। नो ही इजंट। ताओयिंग इज स्टिल स्माइलिंग। ताओयिंग फिर भी अपनी सारे गुस्से, अपनी शर्मिंदगी और बेइज्जती को छुपाती हुई चेहरे पर मुस्कुराहट लाती हुई कहती है नहीं मेरा बेटा 110 सेंटीमीटर का भी नहीं है। एवरीबडी बिगिंस टू लुक एट द मदर विद सस्पिशन। सारी जो यहां पर भीड़ खड़ी है उस भीड़ में हर एक आदमी ताओयिंग को, इस मां को बड़े संदेह से देखता है कि गजब की मां, इसको अपने बेटे की हाइट भी नहीं पता गया। ही जस्ट रैन पास द मार्क, आई सॉ इट क्लियरली, द गार्ड इज इक्वली फर्म पॉइंटिंग एट ए रेड लाइन ऑन द वॉल विच लुक्स लाइक एन अर्थवॉर्म इंचिंग अक्रॉस द रोड आफ्टर ए रेन स्टॉर्म। यहां पर जो गार्ड है उस गार्ड के पास में एक दीवार है जो कि गेट के पास में है। उस गेट के पास में जो दीवार है उस पे किसी ने इस तरीके से एक आड़ी टेढ़ी लाइन खींच रखी है लाल पेंट से। जाहिर सी बात है कि ये जो लाइन है इस लाइन की शक्ल बिल्कुल ठीक वैसी है जैसे बारिश के बाद में सड़क पार करता हुआ कोई केचुआ होता है। यानी अगर लाइन है तो लाइन तो नाप की सीधी होनी चाहिए और अच्छे से नाप के लगाई गई होनी चाहिए, लेकिन साफ इस लाइन को देखकर पता चलता है किसी अनाड़ी आदमी ने अपने अंदाजे से इस आड़ी टेढ़ी लाइन को खींच दिया है। तो इसी लाइन की तरफ इशारा करता हुआ गार्ड कहता है कि तुम्हारा बेटा अभी इस लाइन के आगे से गुजरा था और मैंने देख लिया था कि वो 110 सेंटीमीटर से ज्यादा का है। मामा व्हाई आर यू टेकिंग सो लॉन्ग? आई थॉट आई हैड लॉस्ट यू। शियोये shouts to her,
अफेक्शनेटली। यहां पर जो ताओ यिंग का बेटा है शियो ये, वो काफी थोड़ा अंदर तक चला गया है, लेकिन काफी देर तक जब वो अपनी मां को आता हुआ नहीं देखता है तो बड़ी बेचैनी से भागकर अपनी मां के पास आता है और प्यार से हाथ पकड़ के कहता है कि मां, तुम इतनी देर लगने में क्यों लगा रही हो, मुझे लगा कहीं मैंने तुम्हें खो तो नहीं दिया इस भीड़ में। ही रन्स टुवर्ड्स हिज मदर एज इफ शी वाज वन ऑफ हिज फेवरेट टॉयज। यहां पर जो शियो ये है वो भागकर अपनी मां के पास इस प्रकार आता है जैसे कोई छोटा बच्चा अपने किसी प्रिय खिलौने की तरफ दौड़ के आता है। द क्राउड टिटर्स। इस सारी हरकतों को देखकर, यानी कि जो ताओ यिंग की अपने बच्चे की हाइट को लेकर कंफ्यूजन उस गार्ड के द्वारा बताई जा रही है, इसको देखकर जो भीड़ है वो खिल्ली उड़ाकर हल्के से मुस्कुराने लगती है और खिसखिस करके खिसियानी हंसी हंसती है। गुड, दे थिंक हियर इज प्रूफ द होल मैटर कैन बी क्लियर अप एट वंस। सारी भीड़ यही अंदाजा लगा के खड़ी थी कि बिल्कुल यहां पर दीवार पर वो लाइन है जो गार्ड बिल्कुल ठीक कह रहा है और अब बच्चा भी यहां पर आ गया है, तो एक ही झटके में सारा मामला क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या होता है, मां झूठी साबित होती है या फिर कि ये गार्ड झूठा साबित होता है। द यूथ इज गेटिंग ए लिटिल नर्वस। ताओ यिंग की जो वो आत्मविश्वास है, उसको अपने बेटे की हाइट को लेकर जो आत्मविश्वास उसने देखा है, अब वो गेट पे खड़ा हुआ चौकीदार उस आत्मविश्वास को देखकर थोड़ा सा घबराहट से भरने लगता है। ही इज जस्ट डूइंग हिज जॉब। वो ये सोचता है कि अरे मैं कर ही क्या रहा था, अपनी जॉब ही तो पूरी कर रहा हूं। ही इज सर्टेन ही इज राइट, और उसको इस बात का पक्का यकीन है कि वो बिल्कुल सही है। बट दिस वुमेन सीम्स वेरी कॉन्फिडेंट, परहैप्स द दैट वुड बी ऑफुल। और यहां पर जो ये औरत है, ये अपने आप को पूरी तरीके से उतनी आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है जितना कि गार्ड को अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है। हो सकता है कि शायद ये औरत सही हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि औरत गलत निकले। ताओ यिंग रिमेन्स काम। हालांकि भले ही कितनी भयानक सिचुएशन आई है, अपने बेटे के सामने उसे वो बेइज्जती होती हुई नजर आ रही है जो वो कभी नहीं चाहती कि कभी हो, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से शांत बनी रहती है। इनफैक्ट शी फील्स ए लिटिल स्मग। यहां पर उसे थोड़ी सी घबराहट जरूर महसूस होती है। हर सन लव्स एक्साइटमेंट, क्योंकि एक ये भी बात है कि उसका जो बेटा है उसको एक्साइटमेंट, उसे उत्तेजना बड़ी पसंद होती है। दिस इज टर्निंग इनटू समथिंग ऑफ एन इवेंट, सो इट इज बाउंड टू डिलाइट हिम। और अभी ये जो घटनाक्रम यहां पर चल रहा है, ताओ यिंग की नजर में घटनाक्रम उसी प्रकार से हो रहा है जो उसके बेटे को अंदर आने के लिए दिलचस्पी पैदा कर रहा है, यानी उसका बेटा भी इस घटनाक्रम में जरूर जुड़ना चाहेगा और उसे देखना चाहेगा। हालांकि ताओ यिंग चाहती है कि उसका बेटा इस घटनाक्रम को ना देखे। कम ओवर हियर, द यूथ कमांड्स। जो चौकीदार लड़का खड़ा है वो बड़े आदेश के साथ में तेजी से चिल्लाता हुआ शियो ये को आदेश देता है, यहां पे आओ। द क्राउड होल्ड हिज ब्रेथ। पूरी की पूरी भीड़ उस तमाशे को देखने के लिए सांस रोककर खड़ी हो जाती है। शियो ये लुक्स एट हिज मदर। जो शियो ये होता है, जैसे ही वो गार्ड उसको वहां अपने पास बुलाने के लिए कहता है तो वो एक बार अपनी मां को देखता है। ताओ यिंग गिव्स हिम ए लिटिल नॉड। एक छोटी सी गर्दन हिलाकर जो ताओ यिंग है वो उसे गार्ड के ऑर्डर को पूरा करने के लिए अपनी रजामंदी दे देती है। ही वॉक्स ओवर टू द गार्ड ग्रेशियसली, कफ्स ए लिटिल एडजस्ट जैकेट। क्योंकि वो बहुत ही एक शालीन और बहुत अच्छे तरीके से परवरिश किया गया बच्चा है, तो बड़ी सभ्यता से, बड़ी शालीनता से चलते हुए गार्ड के पास जाता है, किसी बड़े बुजुर्ग की तरह हल्के से खांसता है और अपनी जैकेट को ट्रिक करता है। In front of the gaze of crowd, Shio Ye is every inch the hero as he approaches the earthworm। तो जिस तरीके से उस रेंगने वाले कीड़े जैसी जो लाल कलर की लाइन है उसकी तरफ धीरे धीरे कर वो शियो ये बढ़ रहा था, बिल्कुल ठीक ऐसा लग रहा था जैसे इतने सारे लोगों के भीड़ में वो कोई नायक, कोई हीरो हो जो कि धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा हो। There then the crowd looks the and see the worm comes to Shio Ye's ear। How is this possible? और जैसे ही शियो ये उस लाल लाइन के पास में जाता है जो कि केचुए जैसी आड़ी टेढ़ी लाइन थी, तो अचानक जो भीड़ है बड़ी तेजी से निहार कर देखती है और वो ये देखती है कि जो लाल लाइन थी वो शियो ये के कान के पास आ रही थी, यानी वो 110 सेंटीमीटर से कहीं ज्यादा बड़ा था। अचानक ये बात देखकर सबके मन में प्रश्न उठता है कि ये बात कैसे संभव हो सकती है। ताओ यिंग बाय हिज साइड इन 2 पेस, जहां पर वो खड़ा था शियो ये, वहां से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर ताओ यिंग उसकी मां खड़ी थी। द फ्लैट ऑफ हर हैंड लैंड्स हेवीली ऑन द लिटिल बॉयज हेड मेकिंग ए साउंड एज क्रिस्प एज ए पिंग पोंग बॉल पॉपिंग अंडरफुट। अचानक ताओ यिंग का हाथ उठता है और उसकी हथेली का वार बड़ी तेजी से उस बच्चे के शियोये के नरम से लेदर जैसे मुलायम जो सर है उसके ऊपर जोर की आवाज करता हुआ पड़ता है, जैसे मानो कोई पिंग पोंग जो उछालने वाली गेंद होती है वो बड़ी तेजी से जमीन पर गिरती है। शियोये स्टेयर्स एट हिज मदर। जैसे ही वो वार उसके सर पर पड़ता है, शियोये बड़ी तेजी से अपनी मां की तरफ देखता है। इज नॉट क्राइंग, हालांकि वो उस मार की वजह से रो नहीं रहा था। ही इज शॉक्ड बाय द पेन। वो उस दर्द की वजह से चौंक गया था। ही हैज नेवर बीन हिट बिफोर, क्योंकि आज से
पहले कभी भी उसके माँ बाप ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया था। द क्राउड ड्रॉज इज ब्रेथ। इस नजारे को देखकर पूरी जो भीड़ होती है वो अपनी सांस रोक के खड़ी हो जाती है। पनिशिंग ए चाइल्ड इज वन थिंग, क्योंकि भीड़ का और सबका यह मानना था कि एक बच्चे को गलती के लिए दंड देना वो बिल्कुल अलग चीज है। हिटिंग हिम ऑन द हेड इज टोटली अनएक्सेप्टेबल, लेकिन एक छोटे मासूम बच्चे के सर पर जोर से मारना, क्योंकि सर जो होता है छोटे बच्चे की स्कल की जो बोन होती है, खोपड़ी की जो हड्डी होती है, पूरी डेवलप नहीं होती और सर कमजोर माना जाता है, तो बच्चे के सर पर इस तरीके से मारना, तो सभी भीड़ के लोग इस बात को पूरी तरीके से अस्वीकार कर देते हैं। व्हाट ए वे फॉर ए मदर टू बिहेव, क्या ये तरीका है किसी मां का अपने बच्चे के साथ बर्ताव करने का। सो व्हाट इफ यू हैव टू बाय अनदर टिकट, पूरी भीड़ के लोग ये सोचते हैं क्या हो जाता अगर एक टिकट और खरीद लेती। दिस इज ए डिसग्रेस, हिटिंग ए चाइल्ड टू कवर अप योर ओन मिस्टेक। पूरी भीड़ एक प्रश्नवाचक निगाहों से ताओ यिंग को घूरते हुए कहती है अपनी गलती छुपाने के लिए अपने बेटे को मारना, अपने बच्चे को मारना, क्या ये सही चीज है। शी कैन नॉट बी हिज नेचुरल मदर। कई लोग तो भीड़ में सोच रहे थे कि ये इसकी सौतेली मां होगी, ये असली मां नहीं हो सकती। एवरीबडी हैज एन ओपिनियन, हर एक आदमी के व्यक्ति में अलग अलग विचार चल रहे थे और हर कोई ताओ यिंग को कोस रहा था उसके उस कृत्य के लिए, उसके उस काम के लिए। ताओ यिंग इज फीलिंग अ लिटिल एजिटेटेड नाउ। अब ताओ यिंग अपने आप को थोड़ा सा घबराया हुआ महसूस करती है। ही डिड नॉट मीन टू हिज शियो ये, क्योंकि असल में उसने जो वो हाथ लगाया था वो हाथ उसने मारने के लिए अपने बेटे को नहीं उठाया था। शी मीन टू स्मूथ डाउन हिज हेयर, जिस तरीके से बस में उसने अपने बेटे के बालों को नीचे बैठाने के लिए हाथ फेरा था, ठीक वैसे ही वो अभी भी उसके बालों को नीचे बैठाना चाहती थी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखा था कि भले ही अच्छा खिलाती पिलाती है इस बच्चे को, लेकिन इसके जो बाल है वो सही के कांटे की तरह खड़े रहते हैं और बिल्कुल कड़े और बिना किसी चमक विहीन पूरी तरीके से बाल है। बट शी रियलाइजेस दैट इवन इफ शियो ये वर बैड एट दिस इंस्टेंट ही वुड स्टिल बी टावरिंग अबव द वर्म ऑन द वॉल। लेकिन एक और गलती का उसको एहसास होता है ताओ यिंग को कि भले ही अगर उसका बेटा गंजा भी होता तो अब जो अर्थवर्म यानी जो रेड लाइन है वो उसकी कनपटी पे आ रही है, तो उसके बालों को बैठाने का क्या फायदा था। लेकिन ये तो उसके एक अपनी उस बेइज्जती जो वहां पर होने वाली थी उसको बचाने के लिए किया गया एक प्रयास था। वो केवल उसके बालों को फ्लैट करना चाहती थी और वो ये भी भूल गई थी कि उसके बालों को फ्लैट करने का, समतल करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो लाल लाइन है वो उसकी कनपटी पर आ रही है। शियो ये डोंट स्टैंड ऑन टिप टो, ताओ यिंग्स वॉइस इज सेवर, लेकिन फिर भी वो अपनी किसी भावना को न प्रकट करती हुई अपनी आवाज में कठोरता लाती हुई शियो को कहती है कि अपने पंजों के बल खड़ा होना बंद कर। यानी वो ये सोचती है कि शायद वो अपने पंजों के बल उचक के खड़ा होगा अपनी हाइट को बड़ा दिखाने के लिए। मामा आई एम नॉट शियो ये बिगिंस टू क्राई, लेकिन अब उसकी रुलाई फूट पड़ती है और रोता हुआ शियो ये कहता है कि मां मैं अपने पांव के पंजों पर नहीं खड़ा हूं, इट इज टू हिज इन। और राइटर भी कहती है कि बिल्कुल उस बच्चे ने सही कहा था, वो अपने पंजों के बल नहीं खड़ा था। द वुमेन द वॉर्म क्रॉल्स समवेयर नेक्स्ट टू हिज ब्रो। अब जो उसकी स्थिति थी, जिस तरीके से वो खड़ा था, तो वो जो लाल लाइन दीवार पर खिंची हुई थी वो बिल्कुल उसकी जो आईब्रो थी वहां उसकी आंखों की बहुत तक आ रही थी शियो ये के। द गार्ड stretches himself lazily। अब जो गार्ड था वो पूरी तरीके से आश्वस्त हो गया और अपनी इस विजय पर पूरी तरीके से खुश था। His vision is sharp. He has caught quite a few people who had tried to get through without paying। यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बिना किसी टिकट के अंदर घुसने की फिराक में थे और वो ये देखकर समझ चुके थे कि गार्ड बहुत ही जबरदस्त चौकन्ना है। Go get a ticket, he screams at ताओ यिंग। तो गार्ड चिल्लाते हुए ताओ यिंग की तरफ कहता है कि जाके टिकट खरीद के लेके आ। All pretense of courtesy has now been eaten up by the worm। कुल मिला के इस लाल लाइन ने जो भी विनम्रता, जो भी इज्जत अब गार्ड के द्वारा इस महिला ताओ यिंग के लिए बची थी, अब वो इस लाल लाइन ने निगल ली थी। यानी केवल एक इस लाल लाइन की खातिर उसका जो आत्मसम्मान, उसकी जो रेस्पेक्ट थी ताओ यिंग की, वो सब दांव पे लग चुकी थी। But my son is less than 1 meter 10। Tao Ying insists even though she realizes she stands alone। भले ही भीड़ में ताओ यिंग पूरी अकेली खड़ी थी और वो ये बात समझ चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी वो ये कहती है कि मेरा बेटा तो 10 सेंटीमीटर में पूरा 1 सेंटीमीटर छोटा है, आप इसको ये बड़ा नहीं कह सकते। Everyone who tries to escaping always says the same thing। गार्ड कहता है कि जो भी यहां बिना टिकट के अंदर घुसना चाहता है, अपने बच्चे को घुसाना चाहता है, वो ऐसी दलीलें देता है जैसा तू दे रही है। डू यू थिंक दीज पीपल आर गोइंग टू बिलीव यू। वो ये कहती है, वो गार्ड ये कहता है कि तुझे क्या लगता है कि ये जो भीड़ है तेरा यकीन कर लेगी, और आर दे गोइंग टू बिलीव मी, या फिर ये लोग मेरा यकीन करेंगे जो कि एक सच्चा आदमी और अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। दिस इज अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेजरमेंट। गार्ड उस लाल लाइन की तरफ उंगली करके कहता है कि ये जो सामने लाइन खिंची हुई है ये पूरे विश्व में एक ही मेजरमेंट माना जाता है 110 सेंटीमीटर का। द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रूलर इज इन पेरिस मेड ऑफ प्योर प्लैटिनम। डिड यू नो दैट? ताओ
इज फ्लैक्स मोड, यहां पर वो उसकी खिल्ली और उड़ाता है। वो ये कहता है कि तुम्हें पता है कि इंटरनेशनल जो सेंटीमीटर नापने का रूलर है, जब सबसे पहले नापने की इकाई को निर्धारित किया गया तो असल में जो स्केल बनाया गया वो पेरिस में रखा हुआ है और वो प्लैटिनम यानी व्हाइट गोल्ड का बना हुआ है। ये बात कहकर वो ताओ यिंग की और खिल्ली उड़ाना चाहता है। ताओ यिंग फ्लैक्स मच, ताओ यिंग बुरी तरीके से और शर्मिंदा हो जाती है। ऑल शी नोज इज दैट टू मेक ए ड्रेस शी नीड्स 2 मीटर्स 80 सेंटीमीटर्स, क्योंकि नापने की इकाई को लेकर जो ताओ यिंग का ज्ञान है वो केवल उसके कपड़ों तक सिमटा है। उसे पता है कि अपने कपड़े सिलाने के लिए उसको 2 मीटर और 80 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत पड़ती है। शी डज नॉट नो वेयर द इंटरनेशनल रूरल इज केप्ट, उस बेचारी को बिल्कुल वाकई में नहीं पता था कि जो अंतरराष्ट्रीय मापक इकाई है सेंटीमीटर की वो पेरिस में रखी है, कहीं और रखी है। शी इज ओनली एस्टोनिश्ड एट द पावर ऑफ द बुद्धा विच कैन मेक हर सन ग्रो सेवरल सेंटीमीटर्स विद इन मिनट्स। वो तो बेचारी इस बात से हतप्रभ थी कि बुद्धा के टेंपल में ऐसी क्या शक्ति थी कि जो उसका बेटा बस के अंदर 110 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर छोटा था, अचानक वो बुद्धा के टेंपल में आते ही अचानक 1 सेंटीमीटर कैसे बड़ा हो गया। बट वी वर ऑन द बस जस्ट नाउ एंड ही वाजंट एज टॉल। वो बेचारी अपनी सफाई देने की कोशिश करती है कि अभी थोड़ी देर पहले हम बस में सवार थे और मेरा बेटा वाकई में इतना बड़ा नहीं था। नो डाउट व्हेन ही वाज बोर्न ही वाजंट टॉल, he wasn't as tall either. The youth sneezed, chilling the air. यहां पर उसकी और बेइज्जती करता हुआ ताओ यिंग की वो गार्ड कहता है, हाँ बिल्कुल, ये तो जब पैदा हुआ होगा तब भी 110 सेंटीमीटर का नहीं होगा। Standing in the middle of the cheered crowd, ताओ यिंग's face has turned as white as a ticket. अब यहां पर इतनी बेइज्जती होने के बाद जो ताओ यिंग था उसका चेहरा उतना ही सफेद पड़ चुका था जितना कि वो टिकट सफेद था, क्योंकि पूरी भीड़ उसकी बेइज्जती को होते हुए आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी। मामा व्हाट इज हैपनिंग? शियो ये कम्स away from the earthworm to hold his mother's frozen hand with his own little warm one. यहां पर जो शियोये है जो लाल लाइन के पास खड़ा है वो 2 कदम आगे बढ़ता है, अपनी मां के पास आता है, अपने गर्म नन्ही हथेलियों से अपनी मां के ठंडे पड़े जो शर्मिंदी से ठंडे पड़े हाथ हैं उनको थाम लेता है और पूछता है कि मां क्या हुआ? इट इज नथिंग, मामा हैज फॉरगॉटन टू बाय टिकट फॉर यू। ताओ यिंग कैन बेयरली स्पीक। अपनी लड़खड़ाती हुई गिरी डूबती हुई आवाज में वो ताओ यिंग अपने बेटे को कहती है कि कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम्हारी मां सिर्फ टिकट खरीदना तुम्हारे लिए भूल गई थी। फॉरगॉटन? That is a nice way of putting it. Why don't you forget you have a son as well? The youth will not forgive her calm confidence for a moment ago. लेकिन यहां पर जो गार्ड था वो पूरी तरीके से अब ताओ यिंग की खिल्ली उड़ाने और उसकी बेइज्जती करने पर तुला था, क्योंकि उसे इस बात से चिढ़ थी कि थोड़ी देर पहले ये लेडी ताओ यिंग अपने ऊपर इतना आशीर्वाद दिखा रही थी। वो इन मां जबकि वो ताओ यिंग अपने बेटे से बात कर रही है, लेकिन वो बीच में कूदता हुआ कहता है कि बोले अच्छा तू ये टिकट खरीदना भूल गई थी। साफ साफ ये क्यों नहीं कहती कि तू जबरदस्ती टिकट नहीं खरीदा? अगर इतना ही तेरे को भूलने का शौक है तू तो अपना बच्चा भी घर भूल जाती, तेरे को ये भी याद नहीं रहता कि तेरा कोई बच्चा है कि नहीं है। व्हाट मोर डू यू वांट? ताओ यिंग्स टेंपर राइजेस। लेकिन अब ताओ यिंग को गुस्सा आ जाता है अपने बेटे के सामने इतनी बेइज्जती होते देखकर, और वो पूछती है कि और तेरे को क्या चाहिए? इन फ्रंट ऑफ अ चाइल्ड शी मस्ट प्रिजर्व हर डिग्निटी, क्योंकि अब जो समय था वो ये था कि अपने बेटे की आंखों के सामने वो अपने सम्मान को ठेस पहुंचने नहीं देगी। उसे अपने सम्मान की रक्षा करनी होगी अपने बेटे की खातिर। यू हैव ए नर्व, दिस इज नॉट टू डू विद व्हाट आई वांट, क्लियरली यू मस्ट अपोलोजाइज। गॉड नोज हाउ यू हैड मैनेज्ड टू गेट होल्ड ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री टिकट इन द फर्स्ट प्लेस। तो वो गार्ड कहता है कि मैं तुमसे चाहता हूं कि मुझे पता चल गया तुम्हारी कमजोरी क्या है। अब असल में समस्या यह है कि तुमने ये जो इतनी बड़ी गलती करी है, मैं ये चाहता हूं कि तुम इसके लिए माफी मांगो। भगवान जाने पता नहीं तुम्हारे जैसे लोगों के हाथ में ये फोकट के टिकट कहां से लग जाते हैं। टू गेट इन फ्री इज नॉट एनफ, नाउ यू वांट टू स्नीक इन एक्स्ट्रा पर्सन। बोले तू पहले तो फोकट के टिकट में मंदिर में घुसना चाहती थी, अब उसके साथ साथ तू अपने बेटे को भी फोकट में लाना चाहती है। यू हैव यू नो शेम, क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती? डोंट थिंक यू कैन गेट अवे विद दिस, गो गेट योरसेल्फ ए वैलिड टिकट। क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम इस तरीके से काम करते हो? जा फटाफट अपने लिए दूसरा टिकट खरीद के ला। द यूथ इज नाउ लीनिंग ऑन द वॉल फेसिंग द क्राउड एज इफ इज प्रोनाउंसिंग एंड एडिक्ट फ्रॉम ऑन हाई। अब तो उसकी आवाज का स्वर और ऊंचा हो गया था और वो भीड़ को निहारता हुआ, यानी अपने विजय बड़े ही अपने आप को वो बिल्कुल जीता हुआ महसूस करता और भीड़ की तरफ बड़े अपनी शेखी भगाता हुआ देख के कहता है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, इस तरीके से तुम टिकट खरीद के या घुसना चाहती हो, बिना टिकट खरीदे घुसना चाहती हो। एक तो तुम्हें फोकट का टिकट मिला है, कहीं से उठा के ले आई हो, और दूसरी बात तुम अपने बच्चे को फ्री में ले जाना चाहती हो। जाओ जाके अपने लिए एक टिकट खरीद के लाओ। ताओ यिंग्स हैंड आर ट्रेम्बलिंग लाइक ए स्ट्रिंग्स ऑन ए पीपा। जहां पर ताओ यिंग के जो हाथ है वो किसी
कठपुतली की डोरी की तरह बड़ी तेजी से कांप रहे हैं। व्हाट शी शुड डू, उसके दिमाग में समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। शुड शी आर्ग्यू विद हिम, क्या उसे गार्ड के साथ बहस करनी चाहिए अपनी बेटे की हाइट को लेकर। शी इज नॉट अफ्रेड ऑफ ए गुड फाइट बट शी डज नॉट वांट हर चाइल्ड टू बी विटनेस टू सच ए सीन। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो ताओ यिंग है वो लड़ नहीं सकती है, लेकिन वो अपने बेटे के सामने ये तमाशा नहीं करना चाहती। फॉर द सेक ऑफ शिओये शी विल स्वैलो हर प्राइड। तो कुल मिलाकर वो ये डिसाइड कर लेती है कि अपने बेटे की खातिर वो अपने सम्मान का अपमान बर्दाश्त कर लेगी। मामा इज गोइंग टू बाय यू ए टिकट, यू वेट हियर, डोंट रन ऑफ। ताओ यिंग रेजेस टू स्माइल। यहां पर ताओ यिंग अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट लाती है, अपने बेटे को कहती है कि मम्मा तुम्हारे लिए दूसरा टिकट खरीदने जा रही है, बेटा यहीं पर इंतजार करना, यहां से कहीं मत जाना। दिस आउटिंग इज सच ए रेयर ओकेजन, व्हाट एवर हैपेंस शी मस्ट नॉट स्पॉइल द मूड। यहां पर ताओ यिंग ये भी ध्यान रखती है कि आज वो अपनी नौकरी की छुट्टी करके अपने बेटे को पहली बार कहीं बाहर घुमाने के लिए लेके आई है, तो भले ही उसे अपना अपमान सहना कर पड़े, लेकिन वो अपने बेटे के मनोरंजन को खराब होने नहीं देगी। दिस outing is such a rare occasion. Mama, did you really not buy a ticket? शिओये looks at her full of surprise and bewilderment. लेकिन पूरी तरीके से भौचक्का और आंखें फाड़कर हैरत अंगेज तरीके से जो शिओये अपनी मां की तरफ देखता है और कहता है, मामा क्या वाकई में तुम नया टिकट खरीदना भूल गई थी? द एक्सप्रेशन और चाइल्ड्स फेस फ्राइटन्स हर। अपने बेटे के चेहरे पर भौचक्केपन के भाव देखकर जो ताओ यिंग है वो और भी घबरा जाती है। शी कैन नॉट बाय दिस टिकट टुडे. If she went ahead, she would never be able to explain herself on to her son. तो ये टिकट जो है वो आज नहीं खरीद सकती, क्योंकि अगर उसने टिकट खरीद लिया तो इसका मतलब वो अपने बेटे के सामने वाकई में गलत साबित हो जाएगी। तो इसीलिए उसे आगे बढ़ना होगा अपने बेटे के सामने, और कभी भी वो अपने बेटे को बात नहीं समझा पाएगी कि वो कैसे टिकट खरीदना भूल गई। लेट्स गो, शी गिव्स शिओये यांग। थैंकफुली द चाइल्ड हैज स्ट्रॉन्ग बोन्स और हिज आर्म माइट हैव फैलन ऑफ। तो अपने इस दृढ़ निश्चय को, यानी वो तुरंत फैसला कर लेती है कि वो टिकट नहीं खरीदेगी और वो मंदिर ही नहीं जाएगी, क्योंकि अगर वो टिकट खरीदती है तो इसका मतलब अपने बेटे के सामने झूठी साबित हो जाएगी। तो वो एक झटके से अपने बेटे की बांह खींचती हुई कहती है कि चलो यहां से। राइटर कहती है कि ये तो अच्छा है, भगवान का शुक्र है कि जो अच्छा उसे खिलाती पिलाती थी कि शिओये की जो बांह थी वो बहुत मजबूत थी, वरना इस समय गुस्से, शोभ में, क्रोध में, दुख में उसने इतना बुरा झटका मारा था कि अगर कोई बच्चा होता तो उसकी बांह उखड़ के निकल जाती। लेट्स गो एंड प्ले इन द पार्क। ताओ यिंग वांट्स हर सन टू बी हैप्पी बट द लिटिल बॉय हैज फैलन साइलेंट सलन। यहां पर जो ताओ यिंग है वो ये चाहती है कि चलो हम बगीचे में जाएंगे और बगीचे में जाके खेलेंगे, कुछ भी हो। वो अपने बेटे को प्रसन्न देखना चाहती थी, लेकिन जो छोटा बच्चा था अब वो अपनी उस शर्मिंदगी, अपनी उस मार को महसूस कर चुका था और वो बुरी तरीके से खामोश और गुस्सा हो चुका था। शिओये हैज सडनली ग्रोन अप। अचानक ये जो छोटा सा बच्चा था शिओये, ऐसा लग रहा था जैसे मानो बहुत बड़ा हो गया और उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना जग चुकी है। एज दे वॉक पास्ट एन आइसक्रीम सेलर शिओये सेज मामा गिव मी मनी। जैसे ही वो एक आइसक्रीम बेचने वाली ठेले के पास से निकलते हैं, शिओये कहता है कि मां मुझे कुछ पैसे दो। टेकिंग द मनी शिओये रन्स टुवर्ड एन ओल्ड वुमन बिहाइंड द स्टॉल एंड सेज टू हर प्लीज मेजर मी। इट इज ओनली देन दैट ताओ यिंग नोटिसेस द ओल्ड लेडी सिटिंग नेक्स्ट टू हर। प्लीज मेजर मी। यहां पर जो जैसी वो पैसे देती है तो पैसे लेके शिओये आइसक्रीम खाने नहीं दौड़ता है, बल्कि वो उस आइसक्रीम वाले के बगल में एक बूढ़ी औरत बैठी होती है जिसको जाके कहता है कि आप मेरे को मापिए। वो औरत लंबाई और वेट नापने की मशीन लगाकर बैठी होती है। तब जाके ताओ यिंग को एहसास होता है कि बगल में सिर्फ आइसक्रीम का ठेला नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत भी बैठी है। सिटिंग नेक्स्ट टू द पेयर ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरिंग वेट एंड हाइट, द ओल्ड वुमन एक्सटेंड्स विद डिफिकल्टी द मेजरिंग पोल पुलिंग इट आउट सेंटीमीटर्स बाय सेंटीमीटर। वो औरत जो होती है लंबाई नापने का अपना पोल, अपना बंबू निकाल दी है और बड़ी कठिनाई से, क्योंकि बहुत बूढ़ी थी तो वो धीरे धीरे करके शिओये को नापती है। She strains to make out the number 1 मीटर 11 और पूरे मिलाने के बाद में उस काउंटिंग को गिल के कहती है कि पूरे 1 मीटर और 11 सेंटीमीटर के तुम हो चुके हो। ताओ यिंग begins to wonder if she has encountered a ghost or is in her son beginning to resemble a shoot of bamboo growing every time you look at him। अब यहां पर जो ताओ यिंग होती है वो बेचारी इतने आश्चर्य से भर जाती है और सोचती है कि आखिरकार हो क्या गया है, क्या उसके बेटे के अंदर कोई भूत समा गया है या फिर कुछ ऐसा हो गया है कि उसका बेटा किसी बांस की तरह बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। वो बड़ी हैरत अंगेज होकर अपने बेटे को देखती है, क्योंकि अभी तो वो 110 सेंटीमीटर का था, अब 111 का हो गया। बस में वो 110 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर छोटा था। समथिंग
समथिंग मॉइस्ट बिगन्स टू ग्लिसन इन शियो येज आइज। लेकिन इस मेजरमेंट को सुनने के बाद में जो शियो ये बच्चा है उसकी आंखें अब धीरे धीरे आंसुओं से तर होने लगती है। लिविंग हिज मदर बिहाइंड एंड विदाउट ए बैकवर्ड ग्लेंस ही स्टार्ट्स टू रन अवे। बिना अपनी मां की तरफ एक बार भी पलटे वो बड़ी तेजी से आगे भागने लगता है। ही ट्रिप्स, वो फंस के गिरता है। वन मोमेंट ही इज इन द एयर टेकिंग फ्लाइट लाइक ए बर्ड, अनदर ही हैज ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड विद ए हैवी थर्ड। बड़ी तेजी से वो अंधाधुंध भागने लगता है, फिर उलझता है, फिर भागता है और अचानक काफी दूर जाने के बाद में वो धड़ाम से गिर पड़ता है। ताओइंग रशेस ओवर टू लैंड ए हैंड बट जस्ट एज शी अबाउट टू रीच हिम, शियोये हैज पिक्ड हिमसेल्फ अप एंड इज ऑफ अगेन। जैसी ताओइंग आगे बढ़ती है और अपने बेटे को उठने के लिए हाथ का सहारा देने के लिए आगे बढ़ती है, अचानक वो उठ खड़ा होता है और बड़ी तेजी से और आगे भाग जाता है। ताओइंग स्टॉप्स इन हर ट्रैक्स, लेकिन जो ताओइंग है उसके पीछे भागना बंद कर देती है। इफ शी गिव्स चेस शियोये विल नाउ ऑल कीप फॉलोइंग, क्योंकि वो जान लेती है कि अगर वो उसके पीछे भागती रही तो वो और भागेगा और गिरता रहेगा। वॉचिंग हर सन्स वैनिशिंग Charlotte, her heart begins to break. शियोये, aren't you going to look back at your mother? अपने बेटे को इस तरीके से दुखी होकर भागते हुए देखकर वो बहुत दुखी होती है और उसका दिल टूटने लगता है। और ताओइंग पूछती है कि शियोये बेटा, क्या तुम एक बार भी पलट के अपनी मां की तरफ नहीं देखना चाहोगे? शियोये runs for a long time and eventually comes to a halt। लेकिन काफी देर तक जब वो पीछे पुकारती भी रहती है, लेकिन उसके बावजूद शियोये काफी दूर तक भागता जाता है और काफी दूर जाके वो फिर अंतराल में रुकता है। He throws a quick glance backwards to find his mother। बड़ी तेजी से वो पीछे पलट के एक बार अपनी मां को देखता है, but the moment he can see her, लेकिन जैसी उसकी नजर अपनी मां के चेहरे पर पड़ती है, he takes off once more। फिर वो एक बार दोबारा भागना शुरू कर देता है। यानी अब वो अपनी मां को पसंद नहीं करता और अपनी मां से बुरी तरीके से नाराज है। ताओइंग फाइंड द होल इंसिडेंट इनकम्प्रहेंसिबल। जो ताओइंग होती है उसको ये पूरा जो वारदात, ये जो घटना उसके आगे घटी है वो पूरी तरीके से असहनीय नजर आती है। शी वेंडर्स बैक टू द ओल्ड वुमेन एंड आस्क्स पोलाइटली, एक्सक्यूज मी, दीज स्केल्स यू हैव। तो जो जब उसे ये समझ में नहीं आता और ऐसे नहीं लगती है और बिल्कुल भी समझ में नहीं आता आखिरकार ये घटना कैसे हुई कि वो 110 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कम बस में था, लेकिन वहां पर जाके वो उससे भी बड़ा हो गया और स्केल पर आकर उससे भी बड़ा हो गया। तो वो उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और पूरी शालीनता से और भद्रता से पूछती है कि आपके जो स्केल है, लेकिन इससे पहले कि वो सेंटेंस पूरा करती बूढ़ी औरत कहती है, माई स्केल्स आर हेयर टू मेक यू हैप्पी। वो ये कहती है कि मैडम मेरे जो जितने भी स्केल है वजन और हाइट नापने के, ये ग्राहकों को खुश करने के लिए है। डोंट यू वांट योर सन टू ग्रो टॉल? क्या आप अपने बेटे को लंबा देखना पसंद नहीं करेंगी? एवरी मदर वांट्स हर सन्स टू शूट अप। हर माँ ये चाहती है कि उसका बेटा दिन दुगनी और रात चौगनी लंबाई पकड़े। बट डोंट फॉरगेट व्हेन ही इज टॉल दैट मींस यू विल बी ओल्ड। लेकिन मैडम हमेशा ध्यान रखना, आपके बेटे के लंबे होने का मतलब ये है कि आप बूढ़े होते जा रहे हो। माइन आर फ्लैटरिंग स्केल्स। वो रहस्य खोलती हुई कहती है कि मैडम मेरे जो स्केल है वो चापलूसी पसंद स्केल है। द ओल्ड वुमन एक्सप्लेन्स काइंडली। बूढ़ी औरत पूरी विनम्रता से ताओइंग को बात समझाती है, बट ताओइंग रिमेन्स बैफल्ड। लेकिन जो ताओइंग होती है वो पूरी तरीके से हतप्रभ खड़ी रहती है, जैसे मानो उसे कुछ समझ में नहीं आया हो कि ये चापलूसी करने वाले स्केल क्या चीज होते हैं। यू सी माई स्केल्स आर ओल्डर एंड नॉट वेरी एक्यूरेट एंड दे मेक पीपल सीम लाइटर देन दे रियली आर। तो वो औरत अच्छे से समझाते हुए कहती है कि मैडम मेरे जो स्केल है वो पूरी तरीके से एक्यूरेट यानी बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो बहुत पुराने टाइम के हैं। अब मेरे स्केल इस टाइप के हैं कि जो आदमी मोटा है और अपने आप को हल्के वजन का देखना चाहता है तो मेरे स्केल उसे हल्के वजन का दिखाते हैं। I have also adjusted it to make them seem taller। इसी तरीके से मैंने बच्चों को नापने के जो स्केल है उनको ऐसा बना रखा है कि वो बच्चों को लंबा दिखाते हैं। These days it is fashionable to be long and lean। वो ये कहती है कि मैडम मैं क्या करूं, आजकल का जमाना ही कुछ ऐसा है, फैशन ही कुछ ऐसा है कि लोग अपने आप को लंबा और पतला दिखाना चाहते हैं। Mine are fitness scales। और वो मजाक उड़ाती हुई कहती है मैडम मेरे जो स्केल है वो तो लोगों को फिट बना देते हैं, मोटे को हल्का दिखाते हैं और नाटे को लंबा दिखाते हैं। The old woman might be kind but she is not विदाउट कनिंग। हालांकि जो बूढ़ी औरत थी वो पूरी तरीके से विनम्र शब्दों में बात कर रही थी, लेकिन ये जरूर है कि उसने दूरता तो दिखाई दी। सो दैट इज द रीजन शियोये वुड हैव हर्ड दिस स्पीच। अब ताओइंग खड़े होकर ताज्जुब करती है कि अच्छा ये बात थी, उसके बेटे को शियोये को यहां पर खड़ा होना चाहिए था, उस बूढ़ी औरत की बात सुननी चाहिए थी। बट ही इज अ लॉन्ग वे अवे एंड इन एनी केस वुड ही हैव अंडरस्टूड द कॉन्वुलेटेड लॉजिक। लेकिन वो जो उसका बेटा है शियोये वो बहुत दूर जाकर उससे भाग के खड़ा है और सबसे बड़ी बात वो इतना रहस्यमयी जो तर्क उस बूढ़ी औरत ने दिया है, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जो तर्क दिया है उसने चापलूसी का, क्या उसका बेटा वो तर्क समझ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं।
Shio Ye still looks suspicious, as if mother has turned into a big bad wolf ready to eat him up. लेकिन जो दूर खड़ा शियो ये है वो अपनी मां को इस तरीके से संदेह में देख रहा है जैसे उसकी मां किसी बड़े खूंखार भेड़िए के रूप में बदल गई हो जो उसे एक ही पल में निकल लेना चाहती हो, इसीलिए वो उससे दूरी तक भागने की कोशिश कर रहा था. Later when they are back at home, Tao Ying takes out her oven tape measure and insists on measuring him again. घर जाते ही ताओ यिंग अपना इंच टेप स्केल निकालती है और अपने बेटे को नापने का प्रयास करती है. I don't want to everybody says that I am tall enough except you. वो ये कहता है कि मां मैं अपने आप को नपवाना नहीं चाहता, पूरे लोग सब ये कहते हैं कि मैं लंबा हो चुका हूं सिर्फ तुम्हें छोड़ के. इट इज बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू बाई मी ए टिकट, और तुम ऐसा सिर्फ इसलिए करती हो और करती हो क्योंकि तुम मुझे टिकट खरीद के नहीं देना चाहती हो. डोंट थिंक आई एम डोंट नो, ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता है कि तुमने वहां मंदिर में चालाकी क्यों चली थी. इफ यू मेजर मी आई एम बाउंड टू गेट शॉर्टर अगेन. मुझे पता है कि तुम झूठी, और अगर तुमने मुझे नापा तो मुझे पता है कि अब मैं 110 सेंटीमीटर से छोटा निकलूंगा. आई डोंट ट्रस्ट यू, आई डोंट ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है. द येलो टेप इन ताओ यिंग्स हैंड हैज टर्न्ड इनटू ए पॉइजनस वाइपर. अचानक ताओ यिंग को ऐसा लगता है कि उसके हाथ में जो पीले कलर का उसने इंच टेप पकड़ा है वो इंच टेप ना होकर कोई जहरीला सांप बन चुका है. वाइपर एक सांप की प्रजाति होती है. Chef, your cakes look as if they are wearing camouflage uniforms, all black and brown. A customer queuing in front of her counter shouts out. यहां पर का ये किस्सा घर पे खत्म हो जाता है और ये बात यहां पर राइटर ने जाहिर कर दी है कि जो ताओ यिंग का बेटा है शियो ये, अब वो अपनी मां को एक झूठी और मक्कार समझता है और वो जानता है कि उसकी मां जानबूझ के उसे झूठ मूठ का छोटा दिखाना चाहती है ताकि टिकट ना खरीदना पड़े. अब जो बेचारी वो ताओ यिंग है वो अपने काम पर जाकर इतनी दुखी और परेशान होती है कि अब उसका मन काम में बिल्कुल भी नहीं लगता है, और उसका जो एक ग्राहक है वो ये शिकायत करते हुए कहता है कि मैडम आपके जो ये केक बनाए हुए हैं ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे उन्होंने कोई फौजी वर्दी पहन रखी हो, कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म, हर जगह से काले और भूरे पूरी तरीके से जले हुए हैं. ये बात वो चीख के काउंटर पे कहता है द केक्स आर रूइंड. असल में बात ये थी वाकई में उसके पकाए हुए जो केक थे ताओ यिंग के वो जल चुके थे, खराब हो चुके थे. दे आर फुल ऑफ बर्न्ड मार्क्स एंड लुक लाइक टाइनी टेरेपिन्स. बुरी तरीके से जल चुके थे और खराब हो चुके थे. सॉरी सॉरी सॉरी. घबराई हुई ताओ यिंग अपने ग्राहक से माफी मांगती है. ताओ यिंग फील्स वेरी गिल्टी. ताओ यिंग अपने आप को बड़ा क्षमा याचनापूर्ण महसूस करती है. शी इज यूजुअली वेरी कॉन्साइंटियस इन हर वर्क, क्योंकि ये गलती उससे पहली बार हुई थी, वरना अदरवाइज वो अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट थी और मन लगा के काम करती थी. बट दीज कपल ऑफ डेज शी ऑफन फाइंड्स हरसेल्फ डिस्ट्रैक्टेड. लेकिन जब से वो अपने बेटे वाली घटना के साथ काम पर लौटी है तब से वो अपने आप को पूरी तरीके से भ्रमित महसूस कर रही है. शी मस्ट रेस्क्यू द सिचुएशन, और वो ठान लेती है कि जो कुछ भी हो उसे इस सिचुएशन से अब उबरना ही होगा. एट नाइट आफ्टर Shio Ye has gone to sleep, Tao Ying strengthens his little legs so that he is laying as flat as a piece of newly shrunken fabric. तो जैसे ही वो घर जाती है रात को, जब ताओ जो शियो ये सो चुका होता है और अपने बिस्तर पर लेटा होता है, तो वो उसके बिस्तर पर जाती है और उसके पांवों को फैलाकर उसके शरीर को बिल्कुल लंबा करती है, जिस तरीके से कोई सिकुड़ी हुई चादर को फैलाकर सीधा करता है. ताओ यिंग then stretches her tape from the sole of his feet to the top of his hand had 1 meter 9 centimeter. फिर वो उसके पांव के तले से लेकर उसके पूरे सर को नापती है. जो उसकी नाप निकलती है वो होता है 1 मीटर और 9 सेंटीमीटर, यानी 110 सेंटीमीटर में पूरा 1 सेंटीमीटर कम. शी डिसाइड्स टू राइट ए लेटर टू द एडमिनिस्ट्रेटर एट द टेंपल, और तब उसे पता चल जाता है कि मंदिर में वो गलत नहीं थी बल्कि बाकी लोग गलत थे. वो डिसाइड करती है कि मंदिर का जो प्रशासन है वो उसको शिकायती पत्र लिखेगी. शी पिक्स अप हर brush but suddenly realizes that this is harder than she thinks. लेकिन अचानक जैसे वो लिखने के लिए बैठती है उसे लगता है कि वो जो ये फैसला कर रही है ये कहने से और सोचने से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा. Seeing her in deep thought with knitted brows, her husband says, so what do you imagine might happen even if you wrote to them? अब उसको ताओ यिंग को इस तरीके से बोहे सिकोड़े हुए और चिंता में डूबा हुआ देखकर ताओ यिंग के जो हस्बैंड है वो उसको कहते हैं कि तुम क्या सोचती हो, अगर तुम्हारा लेटर उन अथॉरिटी प्रशासन के पास पहुंचा भी मंदिर के, तो तुम्हें लगता है कि वो लोग क्या करेंगे, क्या तुम्हारी बात कोई सुनेगा? एट लास्ट द लेटर इज डन. लेकिन फाइनली उसने फैसला कर ही लिया था ताओ यिंग ने, और वो लेटर लिख के पूरा कर लेती है. देयर इज अ मैन इन द फैक्ट्री निकनेम द राइटर. उसकी फैक्ट्री में, ताओ यिंग की फैक्ट्री में एक आदमी था जिसको सब लेखक महोदय कह के बुलाते थे. पीपल से ही हैज हैड सम स्मॉल आर्टिकल्स पब्लिश्ड एट ए
बैक ऑफ ए न्यूज रैक वंस। लोग अक्सर कर्मचारी कहते भी थे कि ये जो आदमी हमारी फैक्ट्री में काम करता है, कभी कभार बहुत पहले ये छोटे किस्म के जो अखबार थे उनमें पीछे के पन्ने पे छपने वाले अपने आर्टिकल, अपने लेख लिख चुका है, यानी उस आदमी को लिखने की अच्छी प्रैक्टिस है। ताओयिंग फाइंड्स हिम एंड रेस्पेक्टफुली ऑफर्स अप हर लिटरेरी वर्क। तो ताओयिंग उस आदमी के पास जाती है, उसको पूरा सम्मान देती है और अपना पत्र उसके हाथ में थमा देती है निरीक्षण करने के लिए। दिस साउंड्स लाइक एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। उस पत्र को पढ़ने के बाद में जो वो कर्मचारी है वो ये कहता है कि ये एक व्यावसायिक पत्र मालूम पड़ता है, नॉट लाइवली एनफ, नॉट मूविंग। लेकिन आधिकारिक पत्र होने के बावजूद इसमें जीवंतता भरी हुई नहीं है और न ही ये किसी के विचारों को झंझोड़ने वाला है। द राइटर ट्रेसेस द लेटर विद हिज निकोटीन स्टेन्ड फिंगर्स। अपनी तंबाकू से भरी हुई जो उंगलियां होती हैं उससे वो बारीकी से ताओयिंग के लिखे हुए पत्र का निरीक्षण करता है। ताओयिंग डज नॉट नो व्हाट एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन इज बट शी डिटेक्ट्स ए टोन ऑफ डिससैटिस्फैक्शन इन द स्कॉलर्स वॉइस। हालांकि ताओयिंग को यह पता ही नहीं है अपनी जिंदगी में, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, तो उसको यह नहीं पता कि एक आधिकारिक पत्र क्या होता है। लेकिन उस लेखक यानी जो फैक्ट्री का कर्मचारी जिसको सब लेखक कहते हैं, उसके शब्दों में जो असंतुष्टि का भाव है वो ये साफ पहचान लेती कि वो पत्र पढ़ के संतुष्ट नहीं है। शी लुक्स at the lines he is pointing to and nods in agreement। वो प्रत्येक उस लाइन को देखती है जिस लाइन को वो उल्लेखित कर रहा है कि आपकी ये लाइन गलत है, ये लाइन गलत है। What you need to do is this: you must open with a strong and righteous claim framed by a passage of stunning originality so that your work stands out and grabs the attention of the auditor। उस आदमी ने उसको ये समझाया ताओयिंग को कि पहली बात तो तुम्हें अपना जो लेटर है उसकी जो स्टार्टिंग है वो एक ऐसे पैराग्राफ से करनी चाहिए जो चुभन देने वाला हो, एकदम डंक मारने जैसा, और उसके शब्द ऐसे होने चाहिए कि वो अखबार के एडिटर का ध्यान आकर्षित कर सके। दिस वुड मेक हिम पिक इट आउट ऑफ ए लार्ज पार ऑन हिज डेस्क। उसने बताया कि अखबार के जो एडिटर होते हैं उनकी टेबल पर ढेर सारे पत्रों का ढेर लगा होता है, तो तुम्हारी पहली लाइन ऐसी होनी चाहिए कि वो जो पत्र है उनके ढेर में से तुम्हारे लेटर को अलग छांट के निकाले। इट हैज टू कैच हिज आईज लाइक ए ब्लाइंडिंग लाइट एंड एप्पल इन ए माउंट ऑफ पोटैटोज। वो ये कहता है कि तुम्हारी लाइन इतनी प्रभावशाली और इतनी अलग दिखने वाली होनी चाहिए, जिस तरीके से हम आलू के ढेर में एक सेब को अलग पहचान सकते हैं उसी तरीके से तुम्हारी लाइन होनी चाहिए ताकि एडिटर तुम्हारे लेटर को अलग छांट सके। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, योर लेटर मस्ट टच हिज हार्ट। लेकिन लेटर की यह भी खासियत होनी चाहिए कि वो इतना भावुकता से भरा हो कि जो एडिटर है, जो संपादक है, उसके दिल को वो लाइनें छू ले। हैव यू हर्ड ऑफ सेइंग ग्रीविंग सोल्जर्स ऑलवेज विन। वो उसे एक चाइनीज कहावत सुनाता है कि क्या तुमने नहीं सुना कि जो शिकायती सिपाही होते हैं वो अक्सर जंग जीतते हैं। ताओयिंग कीप्स नोडिंग। ताओयिंग हाँ में सर हिला देती है कि बिल्कुल सर, आपने जो कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। द राइटर इज एनकरेज टू कंटिन्यू। उसकी ये बात सुन के और उसकी हाँ में हिलता हुआ सर देखकर जो लेखक है, जो कर्मचारी है, उसको और प्रोत्साहन मिलता है और वो कंटिन्यू रहता है, सतत रहते हुए कहता है, लेट अस लुक एट द ओपनिंग पैराग्राफ, इट शुड गो समथिंग लाइक दिस। वो ये कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें लेटर कैसे लिखना चाहिए। तुम्हारा जो ओपनिंग पैराग्राफ है, पत्र का पहला पैराग्राफ है, कैसा होना चाहिए? उसमें लिखा होना चाहिए, द पावर ऑफ द बुद्धा इज श्योरली इनफाइनाइट। तुम्हें यह लिखना चाहिए कि पहली जो लाइन है वो इस प्रकार होनी चाहिए कि मैं ये मानती हूं कि जो बुद्ध भगवान की शक्ति है वो अनंत होती है। द फुट ऑफ ए 5-year-old boy has scarcely touched the threshold of the temple and he has grown 2 centimeters। आगे तुम्हें लाइन में लिखना है कि बुद्धा की शक्ति इतनी अनंत होती है कि एक 5 साल का बच्चा जैसी बुद्धा के मंदिर की चौखट पर पांव रखता है, अचानक उसका जो कद है वो 2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। बट अलास, लेकिन बड़े दुख की बात है, द पावर ऑफ द बुद्धा इज फाइनाइट, कि जैसे ही मैं घर गई मुझे पता चला कि बुद्धा की शक्ति अनंत नहीं बल्कि अंत वाली है, सीमित है। आफ्टर ऑल, ऑन हिज रिटर्न होम द बॉय श्रिंक्स बैक टू हिज ओरिजिनल साइज। क्योंकि घर लौटते ही वो 2 सेंटीमीटर जो लड़का बढ़ गया था मंदिर पर, वो 2 सेंटीमीटर घट गया। यानी इस जो पैराग्राफ उसने बताया, इसके अंदर एक तंज है, इसके अंदर एक व्यंग है, कटाक्ष किया गया मंदिर की उस अथॉरिटी पर जिसने उस बच्चे के साइज को गलत नापा। आई नो दिस इज नॉट येट परफेक्ट बट हैव ए थिंक अबाउट इट अलोंग दीज लाइंस। हालांकि वो कर्मचारी ये भी कहता है कि मेरी लाइन कहीं बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम सोचो कि ऐसी प्रभावशाली लाइन का तुम्हें प्रयोग करना चाहिए। ताओयिंग ट्राइज टू मेमोराइज द वर्ड्स ऑफ द राइटर बट शी फाइंड्स इट हार्ड टू रिकॉल ऑल ऑफ इट। हालांकि ताओयिंग पूरा प्रयास करती है उसके एक एक शब्द को याद करने का, लेकिन उसके शब्द इतने कठिन लगते हैं कि वो पूरी तरीके से याद नहीं कर पाती। और एनी हाउ ये किस्सा ही खत्म होता है। Back home, she makes a few corrections as best she can and sends out the letter। घर पहुंचकर वो उस आदमी के कहे गए शब्दों को याद करती है और अपनी जो चिट्ठी है उसके अंदर कुछ त्रुटि सुधार करती है और लेटर पोस्ट कर देती है। The writer comes by her stall at lunch time। अगले दिन लंच के समय, दोपहर के भोजन के समय, ताओयिंग के काउंटर पर वही कर्मचारी पहुंचता है जिसने उसे बताया था पैराग्राफ। ताओयिंग्स फेस इज फ्रेम्ड इन ए स्मॉल विंडो वेयर शी इज कलेक्टिंग वाउचर्स। यहां पर नाश्ते के टिकट जो थे उनको
कलेक्ट करती हुई ताओयुंग ऐसी दिखाई पड़ती है जैसे मानो किसी फ्रेम के पीछे किसी ने तस्वीर चिपका रखी हो। शी लुक्स लाइक ए फोटोग्राफ स्टेरिंग आउट एट द कैमरा विद ए सोम्बर एक्सप्रेशन। प्लीज वेट ए मोमेंट। उस जगह पर खड़ी हुई ऐसे लगती है जैसे मानो फ्रेम के पीछे कोई चित्र, लेडी का चित्र चिपका हुआ हो और वो फोटो कह रही हो कि कृपया 1 मिनट वेट कीजिए। एंड शी डिसअपियर्स बिहाइंड द फ्रेम। लेकिन अचानक उस कर्मचारी यानी कि लेखक को देखकर ताओयुंग अचानक फ्रेम के पीछे से गायब हो जाती है और वो भट्टी के पीछे चली जाती है। द राइटर सस्पेक्ट्स द केक्स आर बर्न्ट अगेन। तो राइटर को यह बात समझ में आ जाती है कि इस औरत ने आज भी केक जला दिए हैं। परहैप्स ताओयुंग हैज गॉन टू फाइंड ए फ्यू व्हिच आर लेस बर्न्ट देन अदर्स टू थैंक हिम फॉर पॉइंटिंग हर इन द राइट डायरेक्शन। फिर उसके बाद में वो राइटर ये समझ जाता है कि ये पीछे मेरे लिए कोई साफ सुथरे जो बचे हुए केक होंगे वो लेने गई होगी ताकि ये मुझे अपनी कृतज्ञता साबित कर सके कि ये मेरी एहसानमंद है। दिस इज फॉर यू विद एक्स्ट्रा शुगर एंड सीसम, ताओयुंग सेज शाइली। और वापिस आते हुए हल्की सी शर्माते हुए ताओयुंग कहती है कि श्रीमान ये आपके लिए है, इसमें मैंने एक्स्ट्रा शुगर और एक्स्ट्रा शीशम भी डाल दिया है। दिस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट अ बेकर कुड ऑफर ए फ्रेंड एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड। राइटर रिमार्क करती हुई, उल्लेख करती हुई बताती है कि किसी भी बेकर के लिए एक सबसे अच्छा उपहार हो सकता है जो अपने किसी दोस्त को दे सकता है शुक्रिया अदा करने के लिए। तो ताओयुंग भी जो है वो एक्स्ट्रा शुगर और एक्स्ट्रा सीसम सीड डाले हुए जो केक है बनाए हुए, जो कि जले हुए नहीं है, वो लाकर राइटर को, लेखक को उसके एहसान के बदले में दे देती है। देन कम्स द लॉन्ग वेट। लेकिन इस चिट्ठी को देने के बाद में एक लंबा इंतजार ताओयुंग को करना पड़ता है। ताओयुंग लुक्स थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे। लेकिन इन दिनों में हर दिन वो अखबार देखती है, रीडिंग एवरीथिंग फ्रॉम कवर टू कवर इंक्लूडिंग स्मॉल क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट फॉर वीडियोस। यहां तक कि छोटे छोटे जो अखबार के विज्ञापन होते हैं वो उन तक को देखती है और खंगालती है। इन द मीन टाइम She would listen to the radio. अखबार पढ़ने के अलावा वो रेडियो भी सुनती है, imagining that one morning she will hear her own letter read out by one of those announcers with a beautiful voice. उसे लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि अखबार में छपने की बजाय रेडियो के संपादक के पास उसका पत्र चला गया और एक दिन वो उन जो उद्घोषक होते हैं रेडियो में जो आवाज सुनाते हैं उनमें से किसी एक उद्घोषक की आवाज, सुंदर आवाज में अपने पत्र को पढ़ता वो सुनता हुआ पाएगी। आफ्टरवर्ड शी वुड गो डाउन टू द पोस्ट ऑफिस। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वो सिर्फ अखबार और रेडियो पर नजर नहीं रख रही थी बल्कि वो पोस्ट ऑफिस भी जाती थी। इन केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द टेंपल हैज रिप्लाइड टू अ लेटर अपोलोजाइजिंग फॉर देयर मिसडीड। इसलिए वो डिपार्टमेंट जाती थी पोस्ट ऑफिस के कि कहीं उसको लगता था कि कहीं जो मंदिर का प्रशासन है उसने उसके पोस्ट ऑफिस में लेटर भेजा हो जिसमें अपने कर्मचारी के दुर्व्यवहार के लिए उन्होंने माफी मांगी हो। शी हैज इमेजिन्ड 100 डिफरेंट सिनेरियोज। इसके अलावा भी उसने अलग अलग प्रकार की कई बातें, कई अलग दृश्य सोच रखे थे कि क्या पता रेडियो में मेरा लेटर आ जाए, क्या पता अखबार में छप जाए, या क्या पता पोस्ट ऑफिस में कोई प्रार्थना मेरे से शिकायत जो मेरी माफी का पत्र है वो शायद वहां पे आ जाए। बट नॉट वॉट एक्चुअली हैपन्स। लेकिन असल में वो ये कल्पना नहीं कर सकती थी कि होने क्या वाला था। द डेज हैव बीन लाइक द वाइड फ्लोर शी वर्क्स विद वन वेरी मच लाइक अनदर। लेकिन जो दिन थे वो बिल्कुल उस आटे की तरह एक जैसे थे जैसे कि जिस आटे से वो केक बनाया करती थी। यानी आटा जिस तरीके से हर दिन सफेद होता है, हर दिन ठीक वैसा ही जाता जिस दिन पहला दिन। यानी पहले दिन भी उसको कोई खबर नहीं मिली अपने पत्र की और दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। इस तरीके से कई दिन बीत गए और कई महीने बीत गए। शियो ये appears to have recovered from the ordeal। साफ साफ लग रहा था कि उसका बेटा जो शियो ये है वो उस दिन की उस विध्वंसकारी घटना को, उस पीड़ा को भूल चुका था। बट ताओयुंग फॉर्मली बिलीव्स दैट ही हैज नॉट रियली फॉरगॉटन। लेकिन जो उसकी मां थी ताओयुंग, उसके मन में अभी ये भी मजबूत यकीन था कि नहीं, उसके बेटे के गहरे मन में अभी भी उस घटना की छाप बड़ी है जिसको मिटाना जरूरी है। फाइनली वन डे शी हियर्स ए क्वेश्चन व्हिच वे इज इट टू कॉमरेड ताओ होम्स। एक दिन जो उसका बेटा था शियो ये वो घर के बाहर खेल रहा था और कुछ व्यक्ति उसके पास में आए और उन्होंने कहा कि जो साथी ताओयुंग है उनका घर कौन सा है, क्या बच्चे तुम बता सकते हो? आई नो आई विल टेक यू। शियो ये एक्साइटेडली शोज टू एल्डरली जेंटलमैन इन यूनिफॉर्म थ्रू द फ्रंट डोर। जो शियो ये होता है वो चैक के कहता है कि आइए मैं आपको घर तक लेके चलता हूं। ये जो दो बूढ़े व्यक्ति थे जिन्होंने यूनिफॉर्म भी पहन रखी थी वो उन दोनों को दरवाजे से लेता हुआ घर के अंदर ले आता है। मामा वी हैव विजिटर्स। ताओयुंग इज डूइंग द लॉन्ड्री इमर्स्ड इन सोप अप टू हर आर्मपिट्स। घर आते ही वो चहक के आवाज लगाता है कि मामा हमसे कुछ लोग आगंतुक मिलने आए हैं। ताओयुंग इस समय अपने कपड़े धो रही थी और पूरा जो उसके कोहनी से भी ऊपर का हिस्सा है बाजुओं का वो पूरी तरीके से साबुन के झाग में डूबा हुआ था। वी आर फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एट द टेंपल। दोनों जो बुजुर्ग व्यक्ति आगे घोषणा करते हैं कि हम बुद्धा टेंपल के प्रशासन विभाग से आए हैं। द लोकल न्यूज़पेपर हैड फॉरवर्डेड योर लेटर टू अस एंड वी हैव कम टू असरटेन द ट्रूथ। जो वो ये बताते हैं दोनों बुजुर्ग व्यक्ति जो मंदिर के प्रशासन से आए हैं, वो ये कहते हैं कि जो स्थानीय समाचार पत्र है उन्होंने
इन्होंने ताओइंग का लिखा हुआ जो लेटर है वो उनको भेज दिया था और वो सच्चाई का पता लगाने आए हैं। ताओइंग इज वेरी नर्वस। उन दोनों व्यक्ति को अचानक अपने घर में देखकर ताओइंग बुरी तरीके से घबरा जाती है एंड समवॉट डिप्रेस्ड, और बुरी तरीके से तनावग्रस्त हो जाती है। क्यों? चीफली बिकॉज हर हाउस इज वेरी मैसी, क्योंकि उस समय उसका पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा था एंड शी हैज नॉट हैड द टाइम टू टाइडी अप, और उस बेचारी के पास इतना समय नहीं था कि वो अपने घर को साफ कर पाती। इफ दे थिंक दैट शी इज प्रोन टू लेजीनेस दे माइट नॉट बिलीव हर। उसे इस बात का भी डर था कि अगर उस मंदिर प्रशासन के जो कर्मचारी हैं, बुजुर्ग व्यक्ति, अगर उनको इस बात का आभास हो गया कि वो शायद कोई ऐसी महिला है जो अपना हर काम करने में बहुत आलसी है, तो शायद वो उसकी बात का सच्चाई का यकीन ना करे। शियो ये, व्हाई डोंट यू गो आउट टू प्ले इन ताओइंग्स फैंटेसीज? शियो ये वुड बी इन द रूम टू विटनेस द रेवलेशन ऑफ द ट्रूथ। जैसी वो ये बात खत्म करती है तो अपने मन में खत्म करती है, तो वो अपने बेटे से कहती है, शियोये तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम बाहर खेलने के लिए क्यों नहीं चले जाते? हालांकि ये बात ताओइंग ने अब भी कही थी, लेकिन अभी से पहले जब भी वो इस दिन की घटना के बारे में सोचती थी तो वो हमेशा ये पाती थी कि उसका बेटा बगल में खड़ा होगा रेडियो के और उसकी मां की सच्चाई सुन रहा होगा, या अखबार पढ़ते टाइम वो उसके बगल में खड़ा होगा और अपनी मां की सच्चाई पढ़ रहा होगा, या फिर पोस्ट ऑफिस से जब वो चिट्ठी आएगी तो अपने बेटे के सामने रखेगी। यानी अंतर मन से तो वो चाहती थी कि उसका बेटा उस घटना के समय मौजूद रहे, लेकिन इस समय वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसका बेटा वहां पर रहे। नाउ द मोमेंट हैज फाइनली अराइव्ड, शी फील्स अनकंफर्टेबल हैविंग हिम हियर। लेकिन आज वो घटना आ गई जब वो अपने बेटे के सामने उस रहस्य का उद्घाटन कर सकती है, लेकिन आज उसे अपने बेटे को वहां पर पाकर बड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। शी कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन, क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रही थी कि क्या होने वाला है, ये वो नहीं जान सकती। दीज आर आफ्टर ऑल द पीपल हु एम्प्लॉयड द यूथ इन रैड, सो हाउ रीजनेबल कैन दे बी? क्योंकि उसका अंतर्मन ये कह रहा था कि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने उस गार्ड को नौकरी पर रखा था। तो अगर इन्होंने गार्ड को नौकरी पर रखा है तो अगर गार्ड गलत होगा तो क्या ये लोग गलत मानेंगे? क्या ये लोग सच का साथ देंगे? शायद नहीं। द यंगर ऑफ द टू स्पीक्स। उन दो जो एजर्ड दो पर्सन थे, जो दोनों में सबसे ज्यादा जवान था उन दो बुजुर्गों में, वो व्यक्ति आगे बढ़ता है और कहता है, वी हैव इन्वेस्टिगेटेड द मैटर विद द पार्टी कंसर्न एंड ही इंसिस्टेड ही वॉज इन द राइट। वो ये बताते हैं कि हमने अपने मंदिर के उस गार्ड से बात करी और जो वो गार्ड है उसने कहा है कि वो अपनी जगह बिल्कुल सही था। डोंट टेल द बॉय टू लीव, वी वॉन्ट टू मेजर हिम। इसीलिए हमें चाहते हैं कि आप अपने बेटे को बाहर जाने के लिए ना कहें, बल्कि उसे यही रुकने के लिए कहें, क्योंकि हम उसकी हाइट नापना चाहते हैं। शियो ये ऑबेज एंड स्टैंड नेक टू द वॉल। शियो ये जो होता है वो इस बात को सुनता है और दोनों बुजुर्ग व्यक्ति की बात को मानता है और बगल में जो सफेद दीवार होती है वहां पे खड़ा हो जाता है। द वाइट ऑफ द वॉल लुक्स लाइक ए वर्जिन कैनवास एंड शियो ये अ पेंटिंग फिलिंग अप द स्पेस। सफेद दीवार ऐसे जान पड़ती थी जैसे मानो किसी चित्रकार के लिए सामने एक सफेद कागज बिछा दिया गया हो, और शियो ये उस कागज के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी ने सुंदर बच्चे की कोई पेंटिंग बना दी हो। He leans tightly against the wall as if the act of measuring his height has once again stirred up some terrifying memory in the recesses of his mind. वो इस तरीके से दीवार से चिपककर और सटकर एकदम तन के खड़ा हो गया जैसे मानो उसके दिमाग के अंदर पुरानी कोई ऐसी भयानक याद है इस तरीके से हाइट नापने की जो दोबारा से उमड़ घुमड़ रही है। The men are very serious। जो व्यक्ति आगे बढ़ा था, जो उन दो बुजुर्ग व्यक्तियों में थोड़ा ज्यादा जवान था, वो बिल्कुल अपने गंभीर स्वभाव के साथ आगे बढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल दे ड्रॉ द बोल्ड लाइन अक्रॉस द वॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द शियोये's हेड। सबसे पहले उन्होंने शियोये का जो सर था उसके जस्ट बगल में जो दीवार थी वहां पर एक बड़ी सी लाइन, गहरी लाइन खींच दी। Then they take out a metallic tape and take a measurement from the line to the floor। उसके बाद में शियोये को वहां से हटा दिया और उस लाइन से लेकर जमीन के फर्श तक की जो दूरी थी उसको उन्होंने एक लोहे के मीटर से नापा, एक स्केल से नापा। The metal of the tape glistens like a flowing stream in the sunlight। वो चमचमाता हुआ जो मेजरमेंट स्केल था, यानी साफ पता चल रहा था वो आधुनिक और नए किस्म का था। वो बिल्कुल इस तरीके से टिमटिमा रहा था, चमक रहा था जैसे मानो सूरज का कोई समुद्र बह रहा हो रोशनी का। ताओइंग रेन्स और काम। ताओइंग पूरी तरीके से अपनी शांति को समेटकर खड़ी थी। व्हाट डज इट से? वो पूछती है कि आपके स्केल में क्या आया, आपने जो नापा? 1 मीटर 10 जस्ट सो द यंगर मैन आंसर्स। जिस व्यक्ति ने नापा था वो मंदिर के प्रशासन का व्यक्ति बोलता है कि 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर और लगभग ये नाप आपके बेटे का आया है। This is not just so. There was a delay of 1 month and 9 days before you came. A month long he wasn't tall this tall। तो वो यहां पर ये भी कहती है कि नहीं, आपका मीटर ये तो कह रहा है कि
1 मीटर और 10 सेंटीमीटर, लेकिन आपने यहां तक आने में और मेरे पत्र पहुंचने में पूरे 1 महीने और 9 दिनों की देरी करी है। और 1 महीने 9 दिन पहले मेरा बेटा 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर का नहीं था। द टू ऑफिशियल्स लुक एट इच अदर, दोनों अधिकारी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दिस इज द स्टेटमेंट दे कैन नॉट रिफ्यूट, ये एक ऐसा बात, एक ऐसा वक्तव्य ताओ यंग ने दिया था जिसको कोई भी झुटला नहीं सकता था। दे प्रोड्यूस ए $5 बिल फ्रॉम ए पॉकेट, दोनों में से जो व्यक्ति होते हैं उनमें से एक $5 का एक नोट निकालता है। द नोट पोक्स आउट ऑफ एन एनवेलप, और उस नोट को एक एनवेलप में डालता है। दे हैव एविडेंटली कम प्रिपेयर्ड, ये सब बच्चे को नापने जोखने का जो तरीका था उनका सिर्फ एक दिखावा ही था, असल में वो दरअसल पूरी तैयारी पहली करके आए थे। बिफोर दे लेफ्ट द टेंपल दे मस्ट हैव चेक्ड द हाइट ऑफ द अर्थवॉर्म एंड रियलाइज्ड इट वाज नॉट ड्रॉन एक्यूरेटली, क्योंकि दरअसल सच्चाई ये थी कि ताओ यिंग के घर पहुंचने से पहले जो प्रशासन, मंदिर प्रशासन के व्यक्ति थे, इन्होंने उस गेट पे बनी हुई वो जो केंचुए जैसी रेड लाइन थी उसको, लाल रेखा को अच्छी तरीके से नापा और उन्हें पता चल गया कि वो लाइन सही नहीं खींची गई थी, यानी कि वहां जितनी उसकी हाइट होनी चाहिए थी उस लाइन को उस 110 सेंटीमीटर से नीचे खींचा गया था। The other day, you and your son were unable to enter. This is a small token to readdress the situation. लिफाफे में $5 का नोट डालकर उसे ताओ यिंग की तरफ बढ़ाते हुए उनमें से वो एक अधिकारी कहता है कि कल कुछ दिन पहले की बात है कि आप अपने बेटे के साथ हमारे मंदिर में दाखिल होने से चूक गई थी। ये उस अपमान को और आपकी उस कमी को पूरा करने का एक छोटा सा नजराना है। दिस टाइम इट इज द एल्डर ऑफ द टू जेंटलमैन हु स्पीक्स, अब की बार ये जो वाक्य जिस व्यक्ति ने कहा था प्रशासन के, वो पहला वाला नहीं बल्कि दोना, यानी दोनों में से जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग था उस व्यक्ति ने बात कही। हिज डिमैनर इज काइंड, उसके जो भाव भाव थे वो बहुत ही शालीन थे। सो ही मस्ट बी मोर सीनियर ऑफ द टू, इसका मतलब जाहिर था कि वो उन दोनों व्यक्तियों में सबसे ज्यादा, वो ही सबसे ज्यादा सीनियर था और प्रशासन का प्रमुख व्यक्ति था। ताओ यिंग रिमेन्स स्टिल, ताओ यिंग हाथ आगे नहीं बढ़ाती बल्कि खामोश खड़ी रहती है। दैट डेज हैप्पीनेस कैन नेवर बी बॉट अगेन, क्योंकि उस दिन जो उसने खुशी अपने बेटे के साथ में गंवाई थी उसको $5 देके भी नहीं खरीदा जा सकता। इफ यू डोंट वांट द मनी हियर आर 2 टिकट्स, लेकिन इतना ही नहीं, वो अधिकारी और तैयार करके आए। उन्होंने कहा कि अगर आपको $5 नहीं चाहिए तो हम आपको इसके बदले में $10 के 2 टिकट दे सकते हैं। यू एंड योर सन आर वेलकम टू विजिट द टेंपल एनी टाइम, आपका और आपके बेटे का हर वक्त स्वागत है, आप कभी भी मंदिर के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। The younger man is more polite, दो नौजवान व्यक्ति जिसने शियो ये को नापा था वो और भी विनम्रता के साथ ताओ यिंग को ये बात कहता है। दिस इज अ टेम्पटिंग प्रोपोजिशंस इंडेड, हालांकि ये जो 2 टिकट का यानी $10 के टिकट्स का जो लालच दिया गया था वो निश्चित तौर पर बहुत ही लुभावना था। बट ताओ यिंग शैंक्स हर हेड, लेकिन जो ताओ यिंग होती है वो ना में अपने सर को हिला देती है। टू हर सन दैट प्लेस विल ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद अनहैप्पी मेमोरीज नाउ, क्योंकि ताओ यिंग के लिए और उसके बेटे शियो ये के लिए वो जो मंदिर है वो कोई घूमने की और धार्मिक जगह नहीं रहेगी बल्कि एक दुर्घटनाओं, एक बुरी यादों से जुड़े हुए स्थान के तौर पर है। इसलिए ना तो वो वहां जाना चाहती है और अपने बेटे को वहां की दोबारा सैर वो कराना चाहती है। से ग्रैंडपा, शी टेल्स हिम, वो तो केवल अपने बेटे को कहती है कि बेटा इन्हें ग्रैंडपा कह के बुलाओ। ग्रैंडपा, शियो ये साउंड्स इनफाइनेटली स्वीट, मां से भी ज्यादा, ताओ यिंग से भी ज्यादा जो मासूमियत और जो प्यार और जो सच्चाई होती है वो बच्चे के मन में होती है शियो ये के, और वो बड़े प्यार से उन व्यक्ति को ग्रैंडपा यानी दादाजी कह के पुकारता है। डियर लीडर्स प्लीज टेक बैक द मनी एंड द टिकट्स, फिर शालीनता से आगे बढ़ती हुई ताओ यिंग अपनी बात को जारी रखते हुए कहती है कि प्रिय प्रशासन के व्यक्तियों, आप अपने टिकट को और अपने पैसों को वापस ले जा सकते हैं। काइंडली डू नॉट पनिश द गार्ड ऑन ड्यूटी, ही वाज ओनली डूइंग हिज जॉब, और कृपया उस गार्ड को कोई दंड मत दीजिएगा, वो केवल अपनी नौकरी कर रहा था। मैं नहीं चाहती कि आप उसको इस गलती के लिए कोई दंड दें। द टू ऑफिशियल्स आर पजल्ड, उन दोनों व्यक्ति जो प्रशासन से आए उनको समझ में नहीं आता कि औरत क्या चाहती है, ना ये गार्ड को दंड दिलाना चाहती है, ना ये टिकट लेना चाहती है और ना ही पैसे लेना चाहती है। ताओ यिंग नग्स शियो ये क्लोजर, वो केवल हल्के से प्यार के इशारे से अपने बेटे शियो ये के पास बुलाती है और उन दोनों को संबोधित करती हुई कहती है, जेंटलमैन वुड यू बी सो काइंड एज टू एक्सप्लेन टू माय सन एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड ऑन द डे। वो केवल इतना कहती है कि श्रीमान मैं आप दोनों से निवेदन करती हूं कि क्या कृपया करके मैं आपकी आभारी रहूंगी अगर आप मेरे बेटे को वो समझाएंगे जो उस दिन आपके मंदिर के बाहर घटना घटी थी। यानी क्या आप मेरे बेटे को ये समझा सकते हैं कि उसकी मां गलत नहीं थी बल्कि वो व्यक्ति और वो निशान गलत था। प्लीज टेल हिम दैट हिज मदर हैज नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, क्या कृपया आप मेरे बेटे को यह समझा सकते हैं कि उस दिन उसकी मां ने कोई गलती नहीं करी थी बल्कि वो गलती एक गलत तरीके से खींची गई लाइन से पैदा हुई थी। द स्टोरी एंड्स हियर।
तो कहानी जो बाईशु मिन है वो इनफैक्ट एक ऐसी लेडी की है, एक ऐसी मां की है जो अपने बेटे के आगे अपनी छवि को साफ रखने के लिए पूरी मेहनत करती है और अंत में जाकर अपने बेटे की आंखों में जो गलत छवि उसकी मां की बन गई थी वो उस छवि को दूर कर देती है। सो इस बात से राइटर एम्फेसाइज करता है कि ह्यूमन इमोशन जो होते हैं, मानवीय भावनाएं होती हैं, वो किस तरीके की अलग होती हैं। वरना जिस गरीबी में वो रहती थी वहां पर ताओयिंग के लिए वो $5 लेना, जब 20 सेंट से वो 4 दिन की सब्जी खरीद सकती है तो $5 में तो पूरे 500 सेंट होते हैं, वो उससे पूरे महीने भर का खर्चा चला सकती थी, अपने बेटे के लिए बहुत कुछ खरीद सकती थी। लेकिन तब भी वो पैसे का तिरस्कार कर देती है और पैसे को हटाकर वो अपने बेटे की आंखों में जो आत्मसम्मान है उसको लौटाने की सिफारिश करती है। कहानी मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी, बट डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर दिस चैनल। और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए एप्रिसिएशन के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स।